आज सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करें। सबसे पहली चीज, मैं एक नया मार्केट स्मिथ इंडिया का फीचर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, किसी को ऑडियो वगैरह की दिक्कत हो या स्क्रीन नहीं दिख रहा हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। और सेशन को रिकॉर्ड करें, सेशन यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, आज या कल तक में, ठीक है ना। तो मार्केट स्मिथ इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत अच्छा ये लेके आए हैं वो लोग, ठीक है, वो है इंडस्ट्री ग्रुप का एनालिसिस का, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री ग्रुप एनालिसिस कैसे करनी चाहिए इसके बारे में आज मैं सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। मैं ये बात बता दूं कि मार्केट स्मिथ इंडिया से मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि वो विलियम मुनील की साइट है और मुझे काफ़ी पसंद है, मैं अपने ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ, तो मैं उनके कुछ अच्छे फीचर्स का बहुत मतलब मुरीद हूँ, है ना। तो ये पॉइंट है, यदि कोई चाहे तो वो उसको सब्सक्राइब कर सकता है, और सब्सक्रिप्शन के लिए कोई कोड वगैरह नहीं, आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट कहीं भी नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री ग्रुप एनालिसिस हम लोगों को ऑफन ये जानने में हेल्प करेगा कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्केट को लीड कर रहे हैं अभी के समय, ठीक है। और ये एनालिसिस कैसे करनी चाहिए ये हम लोग आज के सेशन में सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजा था पिरामिडिंग के बारे में, कि पिरामिडिंग कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग सेकेंड थिंग है जो हम लोग समझेंगे आज। और थर्ड थिंग में मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे गूगल फॉर्म पे, और भी जिन लोगों को क्वेश्चंस हो मैं ये चाहता हूँ कि आप गूगल फॉर्म पे मुझे दीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि मेरे पास सारे टॉपिक्स एक जगह रहते हैं, जिससे कि मैं उन्हें इन फ्यूचर एड्रेस कर सकूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा मार्केट स्मिथ इंडिया का ये है, और इसमें हम लोग जाएंगे, यहाँ रिसर्च टूल एक जगह है, वहाँ ये आइडियाज लिस्ट, ठीक है। आइडियाज लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे हम लोगों को मार्केट्स के अंदर ये एक 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री ग्रुप ये बात बताते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो लीड करें। इसका दो फायदा है, फर्स्ट ये कि पहले आप ये देख सकें कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो लीडर है किसी ग्रुप में, है ना, और वो उनकी वजह से ग्रुप लीड कर रहा है। दूसरी बात, आप ग्रुप मूवमेंट देख सकते हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें कि कई स्टॉक्स मार्केट को लीड कर रहे हैं, है ना। तो आप अपने पैसे को सही ऐसे सेक्टर और इंडस्ट्री में डाल सकेंगे जहां से कि आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफन क्या होता है, जैसे एक ग्रेफाइट, ये सारे स्टॉक्स एक साथ चल रहे थे, रीजन क्या था कि उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है ना, तो इस वजह से, ठीक है। अदर पीपल जो है जिनका कि ऑडियो ऑन है, कृपया म्यूट कर लें, आपको जब कुछ कहना तो ऑडियो ऑन करके कहें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 197 इंडस्ट्री ग्रुप है, और इसमें क्या कॉलम्स है, ग्रुप का नाम है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने उस ग्रुप में लिस्टेड वो है, ग्रुप का करेंट रैंकिंग है, लास्ट वीक का रैंकिंग है, 3 मंथ्स अगो का रैंकिंग, 6 मंथ अगो का रैंकिंग है, प्राइस चेंज है ईयर टिल डेट, है ना, और इंडस्ट्री ग्रुप का मार्केट वैल्यू, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करके अब हम लोग इसको ओपन करेंगे और देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। हम लोग 197 में से टॉप 50 इंडस्ट्री ग्रुप पे फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। 50 में भी आप चाहेंगे कि आप टॉप 30 इंडस्ट्री ग्रुप्स में से ही चीज़ों को चुने, इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री ग्रुप्स नीचे हैं उनकी चीज़ों को लेने की जगह, ठीक है। सबसे पहले अनयूजफुल कॉलम सबको हम लोग हटा देते हैं, ये और ये, इन दोनों का कोई काम नहीं, हम लोग इन दोनों को डिलीट कर देंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ से इसको फिल्टर कर लेते हैं। इंडस्ट्री यहाँ पे जा करके हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, इससे क्या होगा कि जो नंबर 1 इंडस्ट्री है वो सबसे पहले ऊपर आ जाएगी, ठीक ठीक है। अब ये करेंट इंडस्ट्री ग्रुप की रैंकिंग है। फर्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, सबसे पहले हम लोग नीचे के 50 से नीचे के जितने भी इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं सबको हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनमें हम लोगों को कुछ खास काम है नहीं। ये 48, 49, 50, तो हम लोग ये आया 51, ठीक है। इन सबको कर दिया डिलीट, ठीक है। इसमें चले जाएंगे और इसमें से
रिप्लेस फाइंड CR करो एंड रिप्लेस विद नथिंग प्लस ऑल, है ना, क्लोज। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसको फिगर्स में बदल लिया और इससे हम लोग देख लेंगे कि कौन से बहुत छोटे हैं, उनको हम लोग यूजुअली अवॉइड करेंगे। जो इंडस्ट्री ग्रुप्स बहुत ही छोटे, जैसे ये मशीनरी का जो ये ग्रुप है, तो इन सबको हम लोग मार्क कर सकते हैं कि इन सब का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं। वैसे देखने के दौरान भले देख सकते हैं, लेकिन यूजुअली उसमें कोई भी ट्रेड लेने से अवॉइड करिए। इनको येलो कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग चले जाएंगे ग्रुप रैंकिंग 1 पे। 1 है इलेक्ट्रिक कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चर डॉट इन, ये मैन्युफैक्चर इन, ठीक है। इसमें हम लोग 5 कॉलम ऐड कर देते हैं, 1 2 3, अभी 3 तक आ गया उसमें और बढ़ा। अब फर्स्ट इंडस्ट्री ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं कि केवल एक स्टॉक है, ठीक है। फर्स्ट इंडस्ट्री ग्रुप में सिर्फ एक स्टॉक है और वो ग्रुप की रैंकिंग नंबर 1 पे है। ग्रुप लास्ट वीक भी नंबर 1 पे था और 3 महीने से लगातार नंबर 1 पे है, ठीक है। रेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। हम लोग जाके देखते हैं कि इसमें क्या है आखिर। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक जो है अब ये इस तरह का 5% सर्किट में जा रहा है, ये अपने लिए यूजफुल नहीं है ना। फिर भी स्टॉक कौन सा है उसको जाके देख लेते हैं कि स्टॉक कौन सा है। ये मॉडर्न इंसुलेटर्स नाम का स्टॉक है। यदि हम लोग जाके देखें तो इसका एक्शन एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है टू व्हाट द ग्रुप का जो परफॉर्मेंस था उसके एकदम सिमिलर है, ठीक है। RS रैंकिंग रेटिंग 99 है, और लेकिन ये जिस तरह मूव कर रहा है ये अपने लिए यूजफुल नहीं है, तो हम लोग इस इंडस्ट्री ग्रुप को यहाँ से हटा देंगे। इसमें अपने को कुछ भी काम का मिला नहीं। अब सेकेंड है ये वाला, ये जो कंसल्टिंग का ग्रुप है, ठीक है। हम लोग वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, अब इसमें क्या सिचुएशन है कि इसमें 15 स्टॉक्स है, इसमें 15 स्टॉक्स है। नंबर 2 पे ये ग्रुप है, पिछले वीक भी नंबर 2 पे था और लास्ट 3 महीने से पहले ये 5वें नंबर पे था और उससे पहले 53वें नंबर पे था। 144% सालाना रिटर्न है और मार्केट कैप 10,200 करोड़ का है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं #1, मतलब 1 नंबर कंपनी जो है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे #2, यहाँ लिखेंगे #3, ठीक है ना। ये टॉप 3 कंपनीज को ढूंढने का है उस इंडस्ट्री ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ जाते हैं, तो हम लोग इसमें स्टॉक्स में चले जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग देख रहे थे ये मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि ये जो इंडस्ट्री ग्रुप है इसका मार्केट कैप 10,200 करोड़ है, ठीक है। उस 10,200 करोड़ में से 9,760 करोड़ जो है वो सिर्फ एफएल इंडिया का मार्केट कैप है, ठीक है। और इस कंपनी का ईपीएस रैंकिंग 98 है और प्राइस स्ट्रेंथ यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग ये बताती है कि 1:99 के बीच में यदि आपकी रेटिंग 94 है, मतलब आपका प्राइस परफॉर्मेंस जो है, जो मतलब कि पास्ट 1 ईयर का, 9 मंथ का, 6 मंथ का एंड 3 मंथ का है, वो जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो 94% ऑफ स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, ठीक है। तो ये इस चीज को देखने का तरीका है। तो 94% ऑफ स्टॉक्स को ये आउट परफॉर्म कर रहा है और इसका मार्केट कैप काफी ज्यादा है, जो सेकंड नंबर पे वो सिर्फ 194 करोड़ का है, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। कौन किसी का ऑडियो ऑन है और उधर से काफी नॉइज आ रही, काइंडली म्यूट कर ले अपने को। तो हम लोग इस कंपनी को रख लेंगे, ये इंडस्ट्री लीडर है, ठीक है। जब हम लोग एक इंडस्ट्री लीडर से डील करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें हम लोग वेट करेंगे तब तक जब तक कि अपने पास में उसमें एक प्रॉपर बेसिंग नहीं है। बेसिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग मोमेंटम ट्रेडर्स हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब है कि हम लोग इसको ट्रेड करते हैं, कंटिन्यूएशन को ट्रेड करते हैं, है ना। हम लोग इसको ट्रेड नहीं करते, रिवर्सल ट्रेड नहीं करते, हम लोग कंटिन्यूएशन ट्रेड करें एक अप ट्रेंड में, ठीक है।
हम लोग एक अप ट्रेंड के अंदर बाइंग करेंगे, जो स्टॉक्स एक एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड में उसको बाय करेंगे, लेकिन उसको हम लोग कहीं भी जंप नहीं कर सकते। जैसा कि कल शाम भी जो चैट हुई थी उसमें मैंने कहा कि हम लोग कहीं भी जंप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक मान लीजिए फार अवे मूव कर गया, ठीक है, तो उसकी सप्लाई को रिड्यूस होने में समय लगेगा, उसमें काफ़ी सप्लाई बिल्टअप है। मान लीजिए मैं एक स्टॉक में 400 रुपये पे लॉन्ग, ठीक है, स्टॉक कुछ दिन में पहुंच गया 600 रुपये, ठीक है, अब मैंने बाय किया 400 पे, अब मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि बेच के का प्रॉफिट मुझे ले लेना है, ठीक है। ये वो सप्लाई है जो स्टॉक के प्राइस में बैठी हुई है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है उसके अंदर स्टॉक के अंदर सप्लाई एक्यूमुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल बिरला सॉफ्टवेयर 200 रुपये पे जो लोग बाइंग कर रहे थे 260 3 दिन में पहुंच गया, सब आदमी बेचने के बारे में सोचने लगे, अब फर्दर बाइंग उसमें नहीं आएगी, ठीक है ना, अभी तुरंत के पॉइंट पे। तो ये सप्लाई एक्यूमुलेट हुई, उसको बेसिंग बनाना होगा, पुल बैक्स देने होंगे, फिर न्यू बाइंग इमर्ज होगी स्टॉक में, ठीक है। खास तौर से उन लोगों की जिन्होंने कि स्टॉक को मिस कर दिया, क्योंकि वो फोमो जनरेट करेगी कि हम कहीं वापस मिस ना कर दें, ठीक है ना। इसलिए हम लोग प्रॉपर बेसिंग का वेट करते हैं, जो कि कम से कम 5 वीक टाइम प्लस प्राइस करेक्शन दोनों होना चाहिए। तो प्राइस करेक्शन वाइज मतलब हम लोग 35% डीप तक बेसिंग ले सकते हैं, ठीक है, और कम से कम 5 वीक या 7 वीक बड़ी बेसिंग होनी चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे प्रॉपर प्राइस प्लस टाइम करेक्शन। फिर क्या होता है, बेसिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो वीसीपी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। वीसीपी का कैरेक्टरिस्टिक आपको यूजुअली बता देता है कि आपका जो ये था, जो आपके स्टॉक के अंदर सप्लाई थी, वो सारी सप्लाई बाहर हो गई है। तो सिर्फ लीडर चुन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लीडर को चुन के सही सही उसको टाइम करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज एक खराब बॉल आ रही है क्रिकेट में, है ना, स्पोर्ट और ट्रेडिंग बहुत एक जैसी है। एक खराब बॉल आ रही है, यदि आप उसको मिस टाइम करेंगे तो खराब बॉल भी आपका विकेट ले जा सकती है, ठीक है। तो बस यही है कि खराब बॉल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको मिस टाइम यदि करोगे तो बैकफायर करेगा। दूसरी कंपनी एनर्जी अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव एनर्जी की ये कंपनी है, और इसमें 28 स्टॉक्स लिस्टेड है, नंबर 3 पे है ये ग्रुप, और पिछले 3 महीने से नंबर 3 पे है, ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी का जो है, इस इंडस्ट्री का, वो है 2,06,000 करोड़ रुपए और 185% रिटर्न है, ठीक है। अब हम लोग जाके देखते हैं कि इसके अंदर कौन से स्टॉक्स हैं। यहाँ इंडस्ट्री ट्रेंड यदि हम लोग देखना चाहिए तो यहाँ पे एक नजर में इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या रहा है ये हम लोगों को दिख जाता है, जो कि यूजफुल है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ फर्स्ट कंपनी अडानी ग्रीन, ये 1,62,000 करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ अडानी ग्रीन का है, ठीक है। और दूसरी जो कंपनी इसको compete करे एनएचपीसी, वो सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए की है, ठीक है। तो ये डिफरेंस काफी बड़ा है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नीचे की सारी कंपनीज को छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कंपनी जो है वो बहुत ही वाइड मार्जिन से चूंकि लीड कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अडानी ग्रीन को नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 2 पे कौन सी कंपनी है मार्केट वाइज, मार्केट कैप वाइज यदि देखें तो एनएचपीसी है, लेकिन एनएचपीसी का प्राइस स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ दो चीजों पे मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, दो या तीन चीजों पे, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है कि मार्केट कैप वाइज क्या वो एक डिफरेंस जनरेट कर रही है इन जो इंडस्ट्री ग्रुप का परफॉर्मेंस, उसमें कोई डिफरेंस जनरेट कर पा रही है। यदि एक 104 करोड़ की कंपनी वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी भाग रही है, तो भी वो 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं डालेगी, ठीक है ना। सिमिलरली यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं एनएचपीसी क्या है, एनएचपीसी एक 23,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, लेकिन इसका प्राइस स्ट्रेंथ क्या, प्राइस स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग, इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ जिससे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग कैलकुलेट होती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग में क्या होता है कि आप 4 तरह का डेटा लेते हैं। सबसे पहले आप रिटर्न कैलकुलेट करते हैं 3 मंथ अगो से अभी के प्राइस के बीच कितना डिफरेंस आया। आप 6 मंथ अगो के प्राइस से आज के प्राइस में कितना डिफरेंस है, 9 मंथ अगो से आज के प्राइस में कितना डिफरेंस है, और 1 साल पहले के प्राइस से आज के प्राइस में कितना डिफरेंस है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आप उसमें डबल वेटेज देते हैं जो 3 मंथ अगो से जो परफॉर्मेंस है उसमें, है ना, तो वो मल्टीप्लाई होता है 0.4 से, ठीक है। और रेस्ट जितने तीनों अदर हैं, जैसे 6 मंथ का परफॉर्मेंस, जैसे 9 मंथ का परफॉर्मेंस, 12 मंथ का परफॉर्मेंस, ये सब मल्टीप्लाई होते हैं 0.2 से, ठीक है। तो रिसेंट परफॉर्मेंस को ज़्यादा वेटेज दी जाती है, रेस्ट को कम वेटेज दी जाती है, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इससे एक
उसका परफॉर्मेंस का एक ये निकलता है कि कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा। फिर उसको हम लोग कंपेयर करते हैं रेस्ट इंडस्ट्री से, तो हम लोगों को पता चल मतलब रेस्ट जो भी स्टॉक्स लिस्टेड है एनएससी में उससे कंपेयर करें तो ये पता चले कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपैरेटिव टू अदर स्टॉक्स इन द मार्केट, है ना। और हम लोग चाहते हैं कि स्टॉक अबव 80 प्रेफरेबली अबव 90 हो, क्योंकि वो सब स्टॉक मार्केट को लीड कर रहा है ना। तो जैसे आप अडानी ग्रीन एनर्जी के यदि चार्ट में जाएं तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी, ठीक है। फर्स्ट है आरएस रेटिंग और ये आरएस लाइन, है ना। आरएस लाइन जो होती है वो कंपेयर करती है आपके स्टॉक के परफॉर्मेंस को इंडेक्स के परफॉर्मेंस से, ठीक है। और आरएस रेटिंग जो है वो कंपेयर करती है आपके स्टॉक के परफॉर्मेंस को रेस्ट स्टॉक जो कि आपके एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। चूंकि मार्केट स्मिथ इंडिया तो ये लोग बीएससी एनएससी दोनों को कवर करते हैं, तो ये स्टॉक की आरएस रेटिंग 99 होने का मतलब है कि इसने अपने पिछला जो परफॉर्मेंस रहा है इसका 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर और 9 मंथ के बेसिस पे उसमें इसने इंडस्ट्री के लगभग सारे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया अपने प्राइस परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इस इंडस्ट्री का और लीडर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आता है कि लीडर कौन है, तो लीडर में हम लोगों ने मार्केट कैप वाइज देखा कि लीड कौन कर रहा है, ठीक है। और अब हम लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि मार्केट कैप वाइज जो लीडर है उसके अलावा आरएस रेटिंग वाइज लीड कौन कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को कई बार छोटी छोटी कंपनी में अच्छे अच्छे ट्रेड्स होते हैं, इवन बेटर ट्रेड्स मिलते हैं कई बार छोटी कंपनीज में, ठीक है। मुझे लगता है मेरा इंटरनेट स्लो है क्या। सर ये मास्टर स्कोर क्या हुआ एक तरीके से एबीसीडी? क्या होते हैं कि वो लोग सारे को कंबाइन कर देते हैं, वो क्या कि उन लोगों का एक रेटिंग देने का तरीका है, ठीक है। थोड़ा क्या है, मैं एक बात बताऊं कि मार्केट स्मिथ इंडिया का मैं बहुत फैन हूं, लेकिन ये लोग काफी काम फॉर्मूलाज के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूलाज कई बार प्राइस बिहेवियर में जो सब्जेक्टिव थिंग्स होते हैं उसको एड्रेस नहीं करता है। कई स्टॉक के कल विशाखा इंडस्ट्रीज का जैसे बात हो रहा था, ठीक है। क्या होता है कई स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ऐसा रहता है जो तुम्हें देखने में अच्छा दिखता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब तुम उसको देखते हो कि हाँ वो बेसिक बना रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है, तो ये यूजुअली तुम्हें बताता है कि शायद स्टॉक में ब्रेकआउट देने का मतलब कि प्राइस क्यों बढ़ता है। प्राइस बढ़ने का एक रीजन, ठीक है, ट्रेंड जो स्टैब्लिश होता है उसका सिर्फ एक रीजन होता है, जब स्टॉक ये मानता है कि करेंटली जो स्टॉक है वो चीप है ना, चीप है कंपैरेटिव टू उसका जो एसेट वैल्यूएशन होगा प्लस जो फ्यूचर के एस्टिमेटेड अर्निंग्स है उसके कंपैरेटिवली जब स्टॉक चीप रहता है तो प्राइस में ट्रेंड्स इमर्ज होते हैं, ठीक है। ट्रेंड के इमर्ज होने का सिर्फ एक रीजन है क्योंकि मार्केट में कंसेंसस है कि ये स्टॉक चीप है, ठीक है। तो जब आप ट्रेंड देख रहे हैं तो उसको ये बात समझिए कि मार्केट इस बात पे सहमत है कि इस स्टॉक का वैल्यू फर्दर बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन जब स्टॉक सेट होके मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि मार्केट में कंसेंसस स्ट्रांग नहीं है उस स्टॉक के बारे में, ठीक है, कि सेटअप होके भी वो फर्दर बहुत बाइंग नहीं आ रही है सिचुएशन। तो यहाँ हम लोग ये अल्टरनेटिव इंडस्ट्री के इसमें जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो इस तरह का ये जो मास्टर्स को निकालते हैं इसमें एक रेटिंग देते हैं कई सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके, जैसे प्राइस स्ट्रेंथ को कंबाइन कर लेंगे, बायर डिमांड उसको वो लोग एडवांस डिक्लाइन एडी रेटिंग बोलते हैं उसको ऐड कर लेंगे, ईपीएस की रेटिंग ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करके एक मास्टर स्कोर जनरेट कर देते हैं कि इस स्टॉक में यदि मास्टर स्कोर ए है मतलब इसका सारी चीजें अच्छी है, ईपीएस भी अच्छा है, प्राइस परफॉर्मेंस भी अच्छा है और सारी चीजें इसमें अच्छी हैं। अब इसमें जाते हैं स्टॉक में, है ना, और यहाँ देखते हैं कि एनएचपीसी में क्या हो रहा है। एनएचपीसी में ईपीएस रेटिंग अच्छी है लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस इस स्टॉक का बहुत खराब है, सिर्फ 35, इसने सिर्फ 35% ऑफ स्टॉक को आउट परफॉर्म किया है। तो डिस्पाइट कि इसका मार्केट कैप अच्छा है ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं डाल रहा है ग्रुप के परफॉर्मेंस में, ठीक है। अब हम लोग इसको मान लो कि सॉर्ट आउट कर लेते हैं एज प्राइस परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा स्टॉक जो है वो है जेपी पावर्स जो कि 97 की रेटिंग पे है, ठीक है। लेकिन जेपी पावर क्या है, जैसा हम लोग जानते हैं कि एक 2 डिजिट स्टॉक है या सिंगल डिजिट स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, तो हम लोग ज़्यादा इसको ट्रेड नहीं कर सकेंगे वैसे सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा ग्लोबल आता है वो 294 का है, तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक्स कैसे हैं, कैसे सेटअप्स बना रहे हैं ना, क्या कुछ ट्रेडेबल इसमें अपने को मिल सकता है जो यहाँ
टॉप के मान लो कि 90% तक में जो अच्छे स्टॉक्स मिले उनमें हम लोग जाके देख सकते हैं कि उनका प्राइस परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो ट्रेडेबल। अब जैसे ये 46 करोड़ वाला ये लेने लायक नहीं है, 2 करोड़ वाला भी लेने लायक नहीं है। सुजलॉन जो है वो और जयप्रकाश पावर ये सब जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में ये दोनों ही कंपनीज है। ठीक है, तो आइनॉक्स विंड एक अच्छी कंपनी मुझे दिख रही है इस सारे में। उसको छोड़ के रेस्ट जितनी कंपनी उसमें बहुत ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, क्योंकि प्राइस स्ट्रेंथ अच्छा नहीं। और दूसरी बात क्या कि मतलब कि मार्केट कैप वाइज भी वो इतनी बड़ी नहीं कि वो बड़ा डिफरेंस डाल सकेगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इंडस्ट्री में चलता हूँ, मशीनरी। ठीक है, अब यहाँ क्या ये इसमें 6 स्टॉक्स हैं। ग्रुप रैंकिंग 4 पे है, पिछले वीक भी 4 पे थी, और इससे पहले 3 मंथ तक वो 105 पे थी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब आप सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखते हैं किसी इंडस्ट्री में जो कि बहुत नीचे था और नीचे से वो सडनली टॉप पे पहुंच गया, 3 महीने में 6 महीने में वो सडनली टॉप 4 में यदि लिस्ट हो रहा है, मतलब इसमें कुछ ऐसा है जिसके ऊपर कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और ये सिर्फ 80 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप वाइज ये काफ़ी छोटा इंडस्ट्री है जिसमें शायद हम लोग ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन एक नज़र डाल लेने में कुछ बुरा नहीं। और एक पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि जब भी स्कैनिंग कीजिए, स्टॉक सिलेक्शन कीजिए ताकि आप ट्रेड ले सकें, हमेशा अपने व्यू को लिबरल रखिए, क्योंकि यदि आप उस समय में बहुत ज़्यादा किंतु परंतु में पड़ेंगे तो ये होगा कि कई अच्छे ट्रेड्स जो हैं वो आपके इंटरप्ट मतलब कि वो छूट जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा स्टॉक के शुरुआती सिलेक्शन में जो फर्स्ट वॉच लिस्ट बनती है उसमें हमेशा लिबरल व्यू रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक ही कंपनी है वो है एरॉन इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो 49 करोड़ की और रेस्ट जितनी है वो 15-11 इस तरह है। ठीक है, और कोई भी प्राइस स्ट्रेंथ के मामले में उसको कम्पीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सिंगल स्टॉक है जिसने इस इंडस्ट्री को 105 से निकाल करके टॉप 4 में पहुंचा दिया है एरॉन इंडस्ट्रीज। 49 करोड़ का मार्केट कैप है। यूजुअली हम लोग ऐसे छोटे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करते हैं जो सिर्फ 49 करोड़ का, क्योंकि क्या होता है उसमें इश्यूज बहुत आ सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये लीडर है तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये लीडर है। तो अब इसमें कोई सेटअप बन रहा है, यदि आपको अच्छा मिल रहा है और आपको लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होता है तो ट्रेड के लिए हम लोग देख सकते हैं कि क्या हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं है। इस तरीके से करके जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इसमें सारे इंडस्ट्रीज में से जो लीडर हैं जो टॉप 50 में आते हैं ना, उन सारे को हम लोग लिस्ट कर लेंगे और एक लिस्ट बना लेंगे। अगले वीक जब हम लोग एक वीकेंड में ये काम करने के बाद अगले वीक जब हम लोग मार्केट को अप्रोच करेंगे, जब वीकेंड होगा, तो हम लोग मार्केट को अप्रोच करने से पहले ये देख लेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज के रैंकिंग में चेंज आया लास्ट वीक से इस वीक में, है ना, किसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, क्या कोई नई इंडस्ट्री इमर्ज हो रही। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग कंसिस्टेंटली जो लीड कर रहे हैं स्टॉक उनको समझ पाएंगे कि ये स्टॉक्स जो है ये इस समय मार्केट को लीड कर रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत बेहतरीन ट्रेड्स मिल सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिटेल इंटरनेट। ठीक है, इसमें हम लोग चले जाते हैं कि 5 स्टॉक्स हैं, 5 नंबर पे है, लास्ट वीक भी 5 पे था और उससे पहले 8 पे था। मार्केट कैप रिटेल इंटरनेट का 19,000। स्टॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे टॉप पे आता है इंडिया मार्ट इंटरनेशनल। 18,000 करोड़, 19,000 करोड़ के इंडस्ट्री में से 18,000 करोड़ सिर्फ एक कंपनी के पास है, और ईपीएस रैंकिंग 99 पे है, प्राइस स्ट्रेंथ 94 पे है, मतलब बेहतरीन कंपनी है ये सब। ठीक है, तो हम लोग इस कंपनी को ऐड कर लेंगे इन लीडर्स। ठीक है, यदि हम लोगों को कोई टॉप कंपटीटर किसी इंडस्ट्री में मिलेगा तो हम लोग उसको नंबर 2 में रख लेंगे, नंबर 3 में रख लेंगे, नंबर 4, 5 जो जितने आएंगे स्टॉक्स उन सारे को सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट में जाते हैं वो है मेटल का, मेटल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। अब इसमें सेकेंड नंबर की इंडस्ट्री है एमएसटीसी। ठीक है,
लेकिन ये 1100 करोड़ की इंडस्ट्री हो के भी इसका ईपीएस रैंकिंग प्लस प्राइस स्ट्रेंथ कहीं भी इंडिया मार्ट के लेवल के आसपास नहीं आ रहा है, ना इसका मार्केट कैप इतना कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस डाल सकेगी इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पे, तो ये यूजलेस है हम लोगों के लिए। ये 16 स्टॉक्स थे इस इंडस्ट्री में, 16 स्टॉक्स हैं इस इंडस्ट्री में, ग्रुप रैंकिंग 6 पे है ना, और ये पिछले वीक भी 6 थी, उससे पहले 12 थी 3 महीने पहले। 57% रिटर्न इसने दिया और 2500 करोड़ की इसका मार्केट कैप है। स्टॉक में जाएंगे टॉप पे अपोलो सिक्योरिटीज, ठीक है, 2400 करोड़ का। सारे लीडर्स में एक कॉमन थिंग जो हम लोग नोट करें लगातार कि जो उसके बाद जो कंपनी आती है सेम सेक्टर में, सेम इंडस्ट्री में, वो ऑफरिंग जो है वो बहुत छोटी रहती है इन लीडर्स के कंपैरिजन में। एक चीज़ मैंने और जो फील की, मैंने ये फील किया कि इंडिया में बहुत सारी कंपनी स्टील जैसे साइक्लिकल सेक्टर, ठीक है, और बिजनेस में डेप्थ की कमी है, मतलब जो इकॉनमी है उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि जो सेक्युलर इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारी कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट कर रही है, ठीक है। ये जैसे जैसे इकॉनमी मेच्योर होगी, मुझे लगता है कि जो कंपनीज ज़्यादा आज के डेट में स्टील प्रोसेसिंग का, जैसे जैसे JSW स्टील है, टाटा स्टील है, ये सारी कंपनीज एक साइक्लिकल सेक्टर में जो वर्क करेंगी, मुझे लगता है जैसे इकॉनमी इंडिया की मेच्योर होगी हम लोग ज़्यादा कंपनीज देखेंगे जो सेक्युलर जो इंडस्ट्रीज और सेक्टर है उसमें कम्पीट करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि एक लीडर या दो लीडर का डुओपॉली मोनोपॉली है, इसकी जगह पे सिचुएशन। तो अपोलो ट्रिकॉट ट्यूब से 2400 करोड़ का है, उसके नीचे जो है वो सिर्फ 24 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्राइस स्ट्रेंथ ना, ईपीएस रैंकिंग 99, प्राइस स्ट्रेंथ 91, बेहतरीन है ना, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम लोग सारी लिस्ट बना के इसको ट्रेडिंग व्यू में यदि रख लें, ठीक है, तो हम लोग कंसिस्टेंटली इन सारी स्टॉक्स को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ये इस बुल मार्केट के लीडर्स हैं, ये लीड करेंगे इस बुल मार्केट को, अभी तक लीड किया है इसलिए, है ना। और जो नया आएगा उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे, जिसमें बेसिंग बन रहा है उसको नोट करते जाएंगे। तो एक तरीके से हम लोग हमेशा मार्केट का जो टॉप 5% स्टॉक है या टॉप 2-3% स्टॉक है ना, या जो मार्केट को बहुत वाइड मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ उन स्टॉक्स में सही समय पे अपनी टाइमिंग को सही करके सही समय पे एंट्री लेकर के उसमें ट्रेड्स ले सकते हैं, और इससे फेलियर के चांसेस बहुत घट जाएंगे। स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स मिलने वाले हैं। स्टील प्रोड्यूसर्स 180 स्टॉक्स हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि साइक्लिकल सेक्टर में इंडिया में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। 7 पे ये ग्रुप है, अभी 22 पे था 3 महीने पहले, और 116 पे था 6 महीने पहले। 21% रिटर्न है और 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो हम लोग स्टील प्रोड्यूसर्स पे जाते हैं, है ना, है ना, और यहाँ देखते हैं कि टॉप पे क्या है, टॉप पे JSW स्टील और टाटा स्टील, ठीक है। अब क्या है, ये सब बहुत ही बड़ी कंपनीज ट्रेड करती है, हालांकि न तो ओनील बोलते हैं कि आप बड़ी कंपनीज मत ट्रेड कीजिए, ना मार्क मिनर्विनी बोलते हैं कि आप बड़ी कंपनीज मत ट्रेड कीजिए, लेकिन दोनों का फोकस जो है वो लो फ्लोट वाली कंपनीज पे होता है। फ्री फ्लोट नहीं, फ्लोट, फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच डिफरेंस ये है कि फ्री फ्लोट जो हम लोगों ने मानस अरोड़ा से सीखा है ना, उन्होंने काफ़ी अच्छा कंसेप्ट निकाला है, जिससे कि वो मतलब कि हम लोग अच्छी छोटी उगती हुई इमर्जिंग कंपनीज को देख सकें। फ्लोट क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स वाइज कम फ्लोट होना, मतलब कि कम नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है ना। तो यहाँ यदि हम लोग JSW स्टील और टाटा स्टील को लेंगे तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये सब इंडस्ट्री को लीड तो कर रहा है, लेकिन ये 80-80, 88-88, 90,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज है, ये कैसे करके हम लोगों को बहुत आउट परफॉर्मेंस दे सकती है, इसको लेके मुझे शुभ है। लेकिन हम लोग ये करेंगे कि फिर भी जो लीडर्स हैं हम लोग उनको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ऐसी सिचुएशन प्राइस स्ट्रेंथ पे चले जाइए और देखिए कि टॉप पे कौन सा है। टॉप पे है सूर्या रोशनी,
ठीक है। ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिनको कि हम लोगों को उसमें से सिलेक्शन के लिए बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, जैसे सूर्य रोशनी है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स है ना। तो सूर्य रोशनी है, हम लोग इस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। बिहार स्पॉन्ज आयरन सिर्फ 14 करोड़ का, इसलिए ये सिलेक्शन में नहीं जाएगा। गोदावरी पावर एंड इस्पात चला जाएगा, है ना। जिंदल स्टेनलेस आ जाएगा, मुकुंद भी 95 पे, ये भी आ जाएगा, जिसमें मार्केट कैप अच्छा दिख रहा है और आपका ये अच्छा दिख रहा है, मतलब कि प्राइस स्ट्रेंथ अच्छा दिख रहा है। उन सारी इंडस्ट्री, सारे कंपनीज को हम लोग सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। और इस तरीके से अपने पास इस इंडस्ट्री से बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, जिसमें से कि काफी सारे इस इंडस्ट्री को सीधे सीधे लीड कर। अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं जो है लेजर गेमिंग वाला। इसमें 2 स्टॉक्स हैं, ये नंबर 8 पे है, प्रीवियस वीक भी नंबर 8 पे था और 3 महीने पहले एक 44 नंबर पे था। तो इसने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई 3 महीने में। ईयर टिल डेट प्राइस चेंज अभी भी 20% डाउन है और 4000 करोड़ का मार्केट है। यहाँ जो कंपनी है वो है डेल्टा कॉर्प, 4200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 4300 करोड़ अप्रॉक्स, है ना। प्राइस स्ट्रेंथ 80 है, लेकिन ये मार्केट लीडर है। मैं 90 से ऊपर के स्टॉक्स पसंद करता हूँ, लेकिन 80 में भी ये मार्केट लीडर है, क्योंकि इसने बहुत ही, मतलब जो दूसरा वाला है वो तो कुछ इसके सामने है ही नहीं, और ये सिंगल ऐसी कंपनी जो कि इंडस्ट्री को जिसने 7 नंबर तक पहुंचा दिया है ये सिचुएशन। तो डेल्टा कॉर्प हम लोग यहाँ लीडर की सिचुएशन में सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने चूंकि यहाँ पे बहुत सारे, मतलब कि 10-15 स्टॉक्स हो सकते थे, इसलिए मैंने अभी तुरंत यहाँ पे स्टॉक्स के नाम नहीं लिखे। वो एक लिस्ट बनाने की सिचुएशन इसमें आ गई थी, तो उसमें हम लोग अलग से लिस्ट बना के देख लेंगे कि क्या क्या स्टॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट है टेलीकॉम सर्विसेज। छह स्टॉक्स हैं इसमें। इसमें 6 स्टॉक्स हैं, 9 नंबर पे, पिछले बार भी 9 नंबर पे थी, और 3 महीने पहले ये 4 पे थी, 4 से 9 पे आ गई, है ना। और 6 महीने पहले भी ये 9 नंबर पे थी, और 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन यहाँ क्या सिचुएशन, यहाँ थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 4 से इंडस्ट्री जो है वो 9 पे स्लिप कर गई, जबकि इसका प्राइस परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, है ना। अब ऐसा कुछ कभी कभी क्या होता है कि जब आपका स्टॉक बेसिंग वगैरह में चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। जो आपका 3 महीने पहले भी लीडर था, भले आज वो थोड़ा सा कम है, तो भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं। हम लोग उनको भी ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या ऐसी सिचुएशन जिस वजह से कि इंडस्ट्री स्लिप कर रही है। यदि वो एक कंस्ट्रक्टिव बेसिंग बना रहा है, हम लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक ट्रेड लेने की, जब भी वो अपना नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव स्टार्ट करेगा। टाटा कम्युनिकेशन 30,000 करोड़ का, शायद 32,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप था। 94 प्राइस स्ट्रेंथ है, ईपीएस रैंकिंग 84 है, बहुत अच्छी कंपनी है। और इसके सेकंड में जो आ रही है वो सिर्फ 1400 करोड़ की है, हालांकि उसका भी प्राइस स्ट्रेंथ अच्छा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 2-3 कंपनीज हम लोग डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कैप तीनों का ही अच्छा, मतलब ऐसा मार्केट कैप है जो कि ट्रेडेबल के कैटेगरी में आता है ना। तो टाटा कम्युनिकेशन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा सेट टाटा टीली था, टाटा टेली सर्विसेज, और एमटीएनएल था थर्ड। कई लोग बोल सकते हैं एमटीएनएल जो है उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, और जो प्राइस परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ एक बार का कभी कभी जो बाउंस बैक आता है वैसा हो सकता है। ये बात आपकी सही है, और इस वजह से हम लोग इस स्टॉक में यदि ट्रेड लेंगे तो हम लोग बहुत सतर्क रहेंगे, और यूजुअली हम लोग अवॉइड करेंगे। ऑयल गैस एंड मशीनरी इक्विपमेंट, ये
3 स्टॉक्स में 10 नंबर पे, पहले भी 10 पे थी, उससे पहले 9 पे थी और 41 से 10 पे थी। 570 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो हम लोग जाके देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स 5500 का, गेस्ट दोनों बहुत छोटे हैं। रिलेटिव प्राइस स्ट्रेंथ 86 है, ईपीएस रैंकिंग 78 है, तो दोनों सिचुएशंस बेटर है। हम लोग यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक इंडस्ट्री और देख लेते हैं, फिर हम लोग, मुझे लगता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट था कि कैसे यूज करना है उसके बारे में अपने को। मुझे लगता है आप लोगों को काफी आइडिया हुआ होगा कि कैसे इस फीचर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 58 पे था, 58 से 11 पे पहुंचा है, 100 पे था 6 महीने पहले। तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का है और इस इंडस्ट्री का 843 करोड़ का मार्केट कैप है। यदि कुछ सरप्राइजिंग है तो वो ये है कि मुझे अभी तक डिक्शन नहीं मिला। हाँ, मेराइन इलेक्ट्रिकल्स ये कंपनी है 538 करोड़ की, 800 में से 538 करोड़ सिर्फ इसके पास है। प्राइस स्ट्रेंथ 89 का है और ईपीएस रैंकिंग 69 की है। और यदि हम लोग देखें तो सिर्फ एक कंपनी जो कि सिर्फ 66 लाख की, उसी का प्राइस स्ट्रेंथ बेटर है, तो वो कोई डिफरेंस तो डाल नहीं रही है। तो टॉप पे आएगी मेरिन इलेक्ट्रिकल्स, यही लीड कर रही है ना। सेकेंड नंबर पे 115 करोड़ की कंपनी है और उसका प्राइस स्ट्रेंथ बहुत खराब है, इसलिए हम लोग उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते है ना, उसको सिलेक्ट करने का कोई रीजन नहीं। तो हम लोग यहाँ पे मेरिन लिख लेंगे। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं और टॉप का जितना स्टॉक है उन सारे को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं एक सेकेंड जाके देखता हूँ कि डिक्शन आखिरकार इसमें क्यों नहीं, क्या रीजन है। ये 49 पे हाउस होल्ड अप्लायंस के इंडस्ट्री में जाके देखते हैं कि आखिर उस इंडस्ट्री के अदर लीडर्स को, क्योंकि डिक्शन एक बहुत बड़ा विनर रहा है इस पूरे बुल रन का। अच्छा, तो इसका रीजन ये है कि जो टॉप के मार्केट कैप की कंपनीज हैं उसमें 32,000 करोड़ जो है वो वर्लपूल ऑफ इंडिया का है और उसका प्राइस परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो ये ग्रुप को ड्रैग कर रहा है। दूसरा 72 पे, हालांकि इसका परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटिवली बेटर, बहुत अच्छा नहीं लेकिन रिलेटिवली बेटर है इसका। और यदि हम लोग इसको करके देखें तो सबसे टॉप पे वीडियोकॉन आता है। वीडियोकॉन एक क्रैप कंपनी है, इसलिए हम लोग नहीं ले सकते। सेकेंड पे बटरफ्लाई गांधीमती आता है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आईएफपी इंडस्ट्रीज है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं इस इंडस्ट्री में जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग वाकई में यूज करके ये देख सकते हैं कि क्या हम लोगों को अच्छे ट्रेड्स इनमें मिल सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री जो है वो किसी बड़े लीडर के अंडर परफॉर्म करने की वजह से ड्रैग हो रही है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक आध टूल और मार्केट स्मिथ इंडिया पे जो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं आइडियाज की लिस्ट पे, हाँ यहाँ चला गया, मैं प्रिंट योर स्क्रीन पे चला गया। ठीक है, फिल्टर इंडिया स्टॉक्स, भारत के स्टॉक्स को स्कैन करने का ऑप्शन है। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि ये जो फिल्टर, इसमें चला जाऊँगा। ठीक है, फिल्टर में जाके मैं यहाँ से रिसेट कर दे कि अभी कोई नहीं। इसमें मैं मार्केट स्मिथ इंडिया की रेटिंग है, क्योंकि हम लोग इनकी टीवी रेटिंग के ऊपर काफ़ी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ 2 सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, 2 सिलेक्ट कर लिया, सेव चेंजेस किए। ठीक है, और फिर से इसे फिल्टर करना हो मुझे, ताकि मैं इसमें से छोटे स्टॉक्स जितने उन सबको बाहर कर दूँ। अभी इसमें से मैं बिलो 25 रुपीज़ के जितने स्टॉक्स हैं उन सबको बाहर कर दूंगा। और
ये भी सिलेक्ट कर लिया। आप देखिए अब यहाँ 491 स्टॉक्स ये सिलेक्ट कर रहा है जो RS रेटिंग 80 प्लस है। यदि ये 491 स्टॉक्स बहुत होते हैं, है ना, ये वो स्टॉक्स है जो मार्केट को लीड कर रहे हैं अभी। तो हम लोग एक और काम क्या कर सकते हैं कि हम लोग ने 80 to 89 चुना था, इसको हम लोग बंद कर दें, सिर्फ 90 से 99 के बीच में। हालांकि मैं ये एडवाइस करूंगा कि ये ठीक नहीं, हम लोगों को चाहिए ज़्यादा इस मैटर में थोड़ा सा लिबरल व्यूज़ रखना चाहिए शुरुआती सिलेक्शन में। इसलिए हम लोगों को 80 to 99 जितने भी स्टॉक्स आते हैं सारे को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये स्टॉक्स हैं जो कि टॉप पे हैं फिलहाल। अब इसमें कई सारी कचरा कंपनीज होंगी जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी, लेकिन ऑपरेटर ड्रिवन होंगी, जिनको हम लोग नहीं ट्रेड कर सकते। तो इन सबको रिमूव करना एक मैनुअल वर्क है जिसको करके और हम लोग टॉप के लीडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट फंक्शन है, एक्सपोर्ट से हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे और फिर इस डेटा को प्रोसेस करके हम लोग एज वॉच लिस्ट इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक अदर फीचर है जो इसमें काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट से हम लोग इसको कन्वर्ट करके इसमें NSE डाल करके और जो है इसको हम लोग ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर कर लेंगे तो हम लोगों को अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ स्क्रीनिंग के क्राइटेरियाज थे जिससे आप लीडर स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग मार्केट स्मिथ इंडिया। मैं सोचता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ले लेने अच्छे रहेंगे। यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मतलब कि क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा इसके बारे में। फिर हम लोग सेकेंड थिंग में जाएंगे जो है पिरामिडिंग के बारे में। ठीक, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? यदि क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके और पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई रिवर्ट करेगा? सर Hi, Chirag. This is Jordy. हम्म Unfortunately, I could enter the video हम्म 10 minutes back only. So हम्म because of some net problem, so that's why I'm unable to ask questions because I don't know what are you told. So नहीं, no I hope. problem with that. We recorded the session. You can ask me question anytime. You can Okay. DM me, you can ask on Yeah. group, you can put it on the Google form. I will reply whatever the questions you will get. So Okay. it is not an issue at all. Okay, Okay. Yeah. we are recording the session. It will be uploaded on YouTube very soon. Yes. Okay, so I think that we don't have many questions right now, so I think we can proceed with pyramid. Okay, and if you have any questions you can put it anytime on Google form or ask me directly. You can put it on WhatsApp on our group. You can DM me, and also you can ask at the last of the session when we are ending the session. We will ask for questions. So let me go to pyramiding. सबसे पहले पिरामिडिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। पिरामिडिंग को लेके बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आए। 2-3 जो टॉप के क्वेरीज थे जो मुझे गूगल फॉर्म में मिले, उसमें से एक था सेलिंग का रूल्स, जिसके बारे में कुछ कवर मैंने किया था लास्ट इसमें। हालांकि स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया था, और कभी मैं सोचता हूँ, मैं ऐसा होप करता हूँ कि शायद यदि सारी सिचुएशंस अच्छी रही मेरी तरफ और मैं कर पाए, तो मैं एक हम लोगों की ग्रुप की एनिवर्सरी आने वाली, 1 साल पूरा होने वाला है हम लोगों के ग्रुप का 12 जनवरी। तो यदि होगा तो एज ए गिफ्ट मैं अपने ग्रुप के लिए एक सेशन रख सकता हूँ इस चीज़ को लेके कि आप कौन सी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं एक स्टॉक को एग्जिट करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्वेरीज जो थी वो थी एग्जिट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। यदि अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अभी कुछ जो है उलझन की सिचुएशन में,
और मेरा शेड्यूल सर्टेन नहीं रह रहा है इस वजह से। लेकिन यदि कुछ भी क्लैरिटी होती है तो मैं ग्रुप में को इस बारे में इन्फॉर्म करूँ। मैं चाहता हूँ कि एक सेशन एज अ गिफ्ट फॉर द ग्रुप मैं एग्जिट स्ट्रेटजी, ठीक है। और क्या है कि ग्रुप टॉक जो है इधर में 2-3 वीक जो फर्दर आने वाले हैं उसमें ग्रुप टॉक्स थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा बिजी रह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है सैटरडेज को। आज मेरा सेशन नहीं था तो मुझे थोड़ा समय एक्स्ट्रा था। लेकिन क्या होता है कि सैटरडेज यूजुअली बिजी रहते हैं क्योंकि स्कैनिंग करनी पड़ती है सारी स्टॉक की, और दूसरी चीज़ें क्या होती है कि मतलब मेरा सेशन भी रहता है तो सेशन के बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, नहीं उतना सिचुएशन रहता है कि मैं फर्दर तुरंत एक दूसरा सेशन ले सकूँ। लेकिन 2-3 वीक में जब मेरा वो कोर्स पूरा हो जाए CRMC का जिन स्टूडेंट के साथ है, तो फिर मैं ग्रुप टॉक को मतलब रेगुलरली बेसिस पे हर सैटरडे को एक ग्रुप टॉक अरेंज करने की कोशिश करूँगा, जब तक कि मुझे कुछ मतलब कि वैसे बिजी सिचुएशंस नहीं आ जाती। क्योंकि क्या है कि इसमें हम लोग अपने डाउट्स को काफ़ी क्लियर कर पाते हैं और रिकॉर्डिंग भी होती है, तो क्या है कि जिन लोगों को डाउट क्वेश्चंस रहते हैं वो लोग इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा, मुझे काफ़ी मज़ा आता है ग्रुप टॉक से। तो हम लोग आगे ऐसा प्लान करते हैं, ठीक है। पिरामिडिंग के बारे में क्या है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एंट्री हम लोग लेते हैं बेस पे, ठीक है। और पिरामिडिंग जो होगी या स्विंग ट्रेड के बारे में, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं यदि हम लोग सेम थिंग को देखें तो यहाँ पे इसी सेम कंसेप्ट को ट्रेड किया डिफरेंट ट्रेडर्स में डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बात जो कि वाइकॉफ से शुरू करता हूँ, रिचर्ड वाइकॉफ से। रिचर्ड वाइकॉफ एक बहुत ही नामी आदमी थे और बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं जो भी हम लोगों की ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। उनके कंसेप्ट्स लाइक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस एक्चुअली टॉम विलियम का कंसेप्ट है जिन्होंने कि वाइकॉफ के बेसिस पे काफ़ी काम किया और वो एक्चुअली टॉम विलियम का कंसेप्ट है। लेकिन क्या है कि इसके बारे में कुछ हिंट्स जो है वो वाइकॉफ से मिलती हैं और उनके रेस्ट जो काम थे जिसमें उन्होंने मार्केट साइकिल्स जो हम लोग स्टेज एनालिसिस जिसको कहते हैं, है ना। तो स्टेज एनालिसिस ये जो शब्द है ये स्टैन वाइंस्टाइन का दिया हुआ है, जबकि वाइकॉफ जो थे वो उनसे पहले हुए थे। तो चूंकि वाइकॉफ पहले हुए थे और ज़्यादा फेमस थे तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि स्टैन वाइंस्टाइन को ये जो आइडिया आया स्टेज एनालिसिस का हो सकता है इस आइडिया का कारण जो है वो वाइकॉफ का मार्केट साइकिल रहा होगा, है ना, या मार्केट स्ट्रक्चर जिसको, ठीक है। तो वाइकॉफ को आप देखें या स्टैन वाइंस्टाइन को देखें तो ये लोग क्या ट्रेड करते हैं, ये लोग ट्रेड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्टॉक जो है वो मार्केट साइकिल में इस तरह चलता है। जैसे सपोज है कि स्टॉक गिरा है, ठीक है। क्या होता है ऑफन 3-4 लेग में एक रिटेलर जो होता है, स्टॉक गिरता क्यों, सबसे पहले एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि स्टॉक गिरता क्यों। स्टॉक गिरता है उसका रीजन ये रहता है कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड के कंपैरिजन में और डिमांड उस सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये सप्लाई कहाँ से आती है, ये सप्लाई सिर्फ आती है जब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग होती है, तो ऐसी सप्लाई आती है जिसको कि मार्केट में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि आपकी यदि डिमांड उतनी ही है तो सप्लाई यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कैसे वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और प्राइस जब एब्जॉर्ब नहीं होता है तो प्राइस क्या करती है कि प्राइस नीचे आके और बायर ढूंढते ताकि वो ट्रेड को एग्जीक्यूशन कर सके उसका, ठीक है। अब रिटेल सेलिंग क्यों आती है, रिटेल सेलिंग के पीछे का लॉजिकल रीजन ये है कि जब मार्केट ये बिलीव करता है कि प्राइस अपने एसेट वैल्यू प्लस जो फ्यूचर में जो एस्टिमेटेड अर्निंग्स है उसके कंपैरेटिवली प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया और वो जस्टिफाई नहीं करता है इस मार्केट को, है ना। सपोज मान लीजिए अडानी ग्रीन आज भाग रहा है 2 लाख करोड़ का होने जा रहा है, ठीक है। यदि कल दिन मार्केट ये समझ जाए कि इस स्टॉक में जो अर्निंग्स आ रही है, जो इसका फंडामेंटल्स है, जो इसकी फ्यूचर की अर्निंग्स आने वाली है, वो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करती है, क्या होगा, स्टॉक बहुत तेजी से गिरेगा, ठीक है ना। तो जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन होती है या अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है कि किसी कंपनी के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल एग्जिट्स होते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल एग्जिट जो जब शुरू होता है तो वो स्टेज 4 को या जिसको मार्कडाउन फेज बोलते हैं वाइकॉफ की भाषा में वो ट्रिगर होता है। स्टेज 4 के दौरान शुरुआती सिचुएशन में रिटेलर्स होते हैं वो होते हैं डिनायल के स्टेज, ठीक है। वो बिलीव करते हैं 25% डाउन जाएगा तो वो उसको
मतलब कि उसमें बाइंग आने लगेगी, है ना। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, कि इंटरमीडिएट टर्म करेक्शन है। और फिर यदि उनको लगा कि बहुत ज़्यादा गिर रही तो वो बोलेंगे कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं सिर्फ 10 साल होल्ड करूंगा, कभी ना कभी रिकवर करूंगा, है ना। तो ये इमेच्योरिटी का जो काम है ये ऑफन रिटेलर्स करते हैं, और हर आदमी एक पॉइंट पे इतना इमेच्योर रहता है, ठीक है। हर आदमी ये गलती करता है, ठीक है, और वो 1-2 साइकिल के बाद ही सीखता है इस पॉइंट को, ठीक है। ये नेचुरल बिहेवियर है। तो स्टेज 4 के डिक्लाइन के बाद जब लास्ट में जाता है तो लास्ट लेग ऑफ फॉल जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इस लास्ट लेग ऑफ फॉल में आपकी जो जितनी भी सप्लाई जिसको एग्जिट करना है, इंक्लूडिंग जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स लास्ट लेग ऑफ फॉल में एग्जिट करते हैं, जो ये होता है, ठीक है। ये फॉल ऑफन क्लाइमैक्टिक होता है और रिटेलर्स जो होते हैं वो सारे एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में कोई ऐसी सप्लाई नहीं बचती जिसको कि एग्जिट करना बाकी है, ठीक है। उसके बाद जब स्टॉक, मान लीजिए आप एक बॉल को बहुत जोर से पटकी, वो उतनी ही जोर से उछलेगी। तो ऑफन क्या होता है कि इसके बाद जो रैली आती है उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली। ये बाइकऑफ का टर्म है, ठीक है। ऑटोमेटिक रैली में ऑफन हम लोग एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अनयूजुअल बाउंस देखते हैं आफ्टर अ शार्प डिक्लाइन, है ना। तो ये ऑटोमेटिक रैली ऑफन जैसे कि 50%, 100% कई बार रिकवरी दे देती है प्राइस में, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर रहता है। इसके बाद प्राइस तो बाउंड्री रेंजिंग एक्शन क्या, रेंजिंग एक्शन वो एक्शन है जिसके जो दो बाउंड्रीज के बीच में होता है, और ऑटोमेटिक रैली से स्टॉक जो है वो अपनी दोनों बाउंड्रीज को फिक्स कर लेता है। अब हम लोगों को एक्शन ये देखना है कि स्टॉक विथ इंपल्सिव वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ कब इस बाउंड्री को ब्रीच करते हैं और कैसे ब्रीच करते हैं, क्योंकि वो स्टॉक के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बताया कि स्टॉक किस साइड जाना चाहते हैं, ठीक है। कल एक ट्वीट आया था, यहाँ मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो ट्रेंड एनालिसिस है, इसलिए एक पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कल किसी ने, एक बहुत ही फेमस ट्रेडर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ठीक है। ये when the faster moving average crosses above the slower one the market enters bullish territory, ठीक है। और इसमें मेरा इनको जो कमेंट था, ये बहुत ही नामी ट्रेडर है, वो ये था कि एब्सोल्युटली रबिश। रबिश का कारण क्या है, तो मैंने इसे डायरेक्टली रबिश कहा। इसका रीजन ये कि एक ट्रेंड क्या है, आप दो तरह के ट्रेडिंग कर सकते हैं एक मार्केट में, ठीक है। पहली है मीन रिवर्जन, दूसरी है ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है। एक ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के डेफिनेशन को समझिए। ट्रेंड है एक एस्टैब्लिश डायरेक्शन जिसमें प्राइस मूव कर रहा है, और इस डेफिनेशन के अंदर जो शब्द आता है एस्टैब्लिश्ड, वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। आप ट्रेंड को कैसे एस्टैब्लिश करते हैं इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, और जब भी आप ट्रेंड ट्रेडिंग करेंगे आपको स्टॉक को एक डायरेक्शन एस्टैब्लिश करने का टाइम और मूवमेंट देना पड़ेगा। कि स्टॉक एटलीस्ट 40-50% अप जाएगा तो आप बोलेंगे कि आपका ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना। अब आप जैसे मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं तो उससे आप ट्रेंड को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ट्रेंड अप ट्रेंड, यदि मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड हो रहा है, यदि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड हो रहा है तो आप बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, अब वो ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। या क्रॉसओवर से या प्राइस के क्रॉस करने से वो ट्रेंड को एस्टैब्लिश करने का एक तरीका है ना। वो जो प्राइस का जो प्राइस का मूवमेंट था उसको वो जस्टिफाई करता है। अब ये बात बोलना कि वो क्रॉस ओवर मार्केट को एंट्री करवाता है बुलिश टेरिटरी में, ये एब्सर्ड है। इसलिए क्योंकि वो एंटर नहीं करवाता, मार्केट ऑलरेडी बुलिश टेरिटरी में, वो सिर्फ उस फैक्ट को आपको बताता है कि मार्केट बुलिश टेरिटरी, ठीक है। इसलिए ट्रेंड फॉलोइंग के हर एक रूल्स लैगिंग होते हैं, क्योंकि उनको टाइम देना पड़ता है ट्रेंड को एस्टैब्लिश करने के लिए। आप जितना लीडिंग लेंगे उतना अनकन्फर्म ट्रेंड होगा और वहाँ विपसॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और विपसॉस ज़्यादा होते हैं, ट्रेंड अनकन्फर्म रहता है तो रिस्क ज़्यादा रहता है, रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या है, आजकल कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है, आप जितना कंटेंट क्रिएट करेंगे, हर 4 घंटे में एक ट्वीट करेंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते, तो ये लोग अच्छे नॉलेजेबल होके भी अपनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने साथ फॉलोअर को जोड़ने के लिए इस तरह की बहुत ही एब्सर्ड रबिश बकवास करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब एक रेंज को देखते हैं, ठीक है, तो इस रेंज का ब्रेकआउट एक ट्रेंड को एस्टैब्लिश करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप मूविंग एवरेज से एस्टैब्लिश कर सकते हैं ट्रेंड को, वैसे ही आप रेंज ब्रेकआउट से भी ट्रेंड को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, ठीक है। सपोज की स्टॉक जो है वो इन दो
बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करता है और इसके बीच में मूवमेंट देता है, ठीक है। लाइक द स्टडी जो मैंने शेयर की थी पिछले सेशन में, 200 पीरियड मूविंग एवरेज एज लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। वो भी सिमिलर इसी पेज की बात करते हैं जो कि है आपका स्टेज 1 या जो आपका एक्यूमुलेशन फेज है इन वाइकॉफ के शब्द में, ठीक है ना। यहाँ से जब स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों को ये फर्स्ट मूव जाने देना होगा ताकि हम लोग मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, हम लोग कंटिन्यूएशन ट्रेड करें। तो हम लोग की एंट्री हमेशा ट्रेंड के स्टैब्लिश होने के बाद ही होती है। ट्रेंड एस्टैब्लिश होने के दौरान प्राइस जो सप्लाई बिल्टअप करेगी, जैसे लॉरस लैब्स में बहुत सप्लाई एक्यूमुलेट की ड्यूरिंग जो उसका मूवमेंट रहा 500 से 1500 या 2000 रुपए तक का, ठीक है। उसके बाद उसे एक बड़े बेसिंग की जरूरत है जिससे कि वो सप्लाई को एग्जॉस्ट कर सके। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था, मैं यहाँ 3 या 4 ट्रेडर का नाम दूंगा जो इस सेम कंसेप्ट को ट्रेड करते हैं, बस उनके ट्रेडिंग का तरीका डिफरेंट है। वाइकॉफ और स्टैन वाइनस्टाइन सबसे पहले, ठीक है। वाइकॉफ बोलते हैं कि जब ये स्टॉक स्टेज 2 में जाए, ठीक है, आप स्टेज 2 के नाम से जानते हैं उसको, वाइकॉफ के टर्म में मार्कअप फेज बोलते हैं। जब स्टॉक मार्कअप फेज में जाए या स्टेज 2 में जाए तब एंट्री लेनी चाहिए, और जब तक स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाता तब तक हम लोग ट्रेड में लॉन्ग रहेंगे। सेम कंसेप्ट आता है स्टैन वाइनस्टाइन को। स्टैन वाइनस्टाइन ये बोलते हैं कि आप स्टॉक में ट्रेंड को 150 पीरियड मूविंग एवरेज से या 30 वीक मूविंग एवरेज से इस्टेब्लिश कीजिए, और जब स्टॉक स्टेज 2 में जाए तो बाय कीजिए और उसको ट्रेड कीजिए 150 पीरियड मूविंग एवरेज से और प्रीवियस स्विंग लो से, और तब तक लॉन्ग रहिए जब तक कि स्टॉक वापस फ्लैटन होने लगे और डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस आपको नहीं दिखने लगे, है ना। तो ये लोग पूरे अप ट्रेंड को ट्रेड करने के बारे में आपको करते हैं, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि कई जगह पे स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 में नहीं जाएगा, और आपको दूसरी सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि आप 150 पीरियड मूविंग एवरेज से स्टॉक को ट्रेड करें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गिव अप करना होगा इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए कि ट्रेंड अब एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है ना। ये सिचुएशन होती है जब भी आप सेलिंग इनटू वीकनेस के किसी भी ट्रेलिंग मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, या फिर आप जो है ना मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन को यूज करते हैं ट्रेंड को इनवैलिडेट करने के लिए, तो हमेशा ये इशू आता है, ठीक है। अब दूसरे उसके बाद आते हैं विलियम ओनील। विलियम ओनील बहुत काम उन्होंने किया इस सारी चीज़ों पे, और उनका बहुत योगदान है जिससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मार्क मिनर्विनी का 90% 80-90% वर्क जो है वो विलियम ओनील के कंसेप्ट पे फोकस, ठीक है। अब यदि आप विलियम ओनील को लेंगे तो वो बोलेंगे कि जब स्टॉक एक फर्स्ट लेग ऑफ मूव हम लोग जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। उसके बाद जब अपने को फर्स्ट बेसिंग सेकेंड बेसिंग्स मिलेगी तो हम लोग इस स्टॉक में यहाँ पे इन हो जाएंगे, ठीक है। सपोज ये आपको कोई बीसीपी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। बीसीपी बेसिंग एक प्रॉपर बेसिंग दे देता है। वो लॉन्ग हो जाएंगे, वो तब तक होल्ड करेंगे जब तक स्टॉक 4/5 बेसिंग तक पहुंच जाए और फिर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के साइन देने लगे, है ना। या वो उसको 50 पीरियड मूविंग एवरेज से ट्रेल करते रहेंगे जब तक कि उनका ट्रेंड वैलिड है और स्टॉक का बिहेवियर सही है। वो यहाँ प्राइस बिहेवियर की बात करें, ठीक है। तो वो तब तक होल्ड करेंगे, तो उनका टाइम फ्रेम जो है वो स्टैन वाइनस्टाइन या वाइकॉफ से थोड़ा सा कम है ना। लेकिन स्टिल जो है उनका होल्डिंग पीरियड जो है वो लंबा रहेगा, और उनके खुद के पोर्टफोलियो मैनेजर से कहते हैं कि हम लोग ऑफिन क्या है कि दूसरी सेकेंड थर्ड बेसिंग में जाने के दौरान हम लोग उतना टाइम होल्ड नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते। वो नील जो है वो कभी कभी 7-7 साल तक किसी विनिंग स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, जब तक कि उसका मोमेंटम सही है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। वो बेसिस थ्रू बेसिस जाता था स्टॉक और फर्दर मूवमेंट देता था। अब थर्ड में आते हैं मार्क मिनर्विनी। मार्क मिनर्विनी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली कि मेरे लिए सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक वो नहीं है जो स्टॉक मल्टीपल एक्स रिटर्न है, ठीक है। मेरे लिए सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक वो है जो कम समय में ज़्यादा रिटर्न है। मीन्स आपको 100% या 50% मूव आ रहा है 4 वीक के लिए, ठीक है। ये सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक है मार्क मिनर्विनी। वो क्या करेंगे, तो वो इसको राइट कर लेके उससे एग्जिट कर जाएंगे और वो बेसिंग के थ्रू नहीं जाएंगे, वो किसी सेकेंड अदर स्टॉक में ट्रेड कर लेंगे और वो इस पर फटाफट कंपाउंड करेंगे, ठीक है। मतलब मनी को बेटर यूटिलाइजेशन पे उनका फोकस रहता है। जब आप एक बेसिंग फेज के दौरान स्टॉक में बने रहते हैं तो आप मनी का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे,
समझते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग जो है वो मनी के बेस्ट यूटिलाइजेशन की चीज है। ठीक है, हम लोग आइडियल मतलब इन्वेस्टिंग की तरह हम लोग सालों साल किसी एक स्टॉक में कि वो फ्यूचर में आईटीसी डिमर्ज होगी या वो चलेगी इस होप में बैठे नहीं रहते। हम लोग आईटीसी जब चल रही है तो उसमें इन है, और आईटीसी जब नहीं चल रही तो उससे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑल अबाउट, ट्रेडिंग जो है वो पूरी तरीके से मनी के बेस्ट यूटिलाइजेशन के ऊपर है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये स्टॉक बेस बना के निकलता है तो इस दौरान ये कई छोटे बेसिस बनाता है। ठीक है, छोटे बेसिस मतलब जैसे यहाँ से निकलेगा और ये मान लीजिए कि पूरा जो है ये 13 वीक का 13 वीक एवरेज बेसिंग होती है जो कप एंड हैंडल में यदि मिल जाए तो हम लोग मानते हैं कि एक अच्छी मेच्योर्ड बेस फॉर्मेशन हुआ है ना। और जितना क्या होता है यहाँ कॉज वर्सेस इफेक्ट होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत कुछ कॉज वर्सेस इफेक्ट है। आप एक छोटे से कॉज से एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्स नहीं कर सकते, पॉसिबल बड़ा ट्रेंड रिवर्स करना एक छोटे से कॉज से। आपको एक बड़ा हेड एंड शोल्डर चाहिए ताकि आपका ट्रेंड प्रॉपरली रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ हम लोग ड्यूरिंग जबकि स्टॉक बेस से निकलते हैं तो यहाँ हम लोग छोटी छोटी बेसिंग्स देखते हैं, शेकआउट्स देखते हैं, कंसोलिडेशंस देखते हैं जो बेसिंग को क्वालिफाई नहीं करता है लेकिन वो आपको वैसी सिचुएशंस अवेलेबल करवाता है जहां आप फॉलो अप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब फॉलो अप एंट्री कभी भी बेसिंग से जो आपकी ब्रॉड एंड वाइड जो प्रॉपर बेसिंग हुई है उससे बहुत दूर फॉलो अप एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, एंट्री प्राइस की बहुत ज़्यादा दूर, यूजुअली मैं 10% का रूल फॉलो करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 10% के विद इन ही मैं फॉलो अप एंट्री लूँ, क्योंकि सप्लाई जब एक्यूमुलेट होने लगी तो स्टॉक यूजुअली क्या करता है 2 आवर 3 आवर जाता है। मतलब आपने यदि 8% डीपी स्टॉप लॉस रखा तो 20-24% चला जाएगा और फिर वो प्रॉपर बेसिंग बनाने लगेगा, है ना। बहुत कुछ ही केसेस होते हैं जैसे डिक्शन जैसे केसेस जिसमें स्टॉक 5,000 रुपये 4,000 से निकलता है, मल्टीपल एंट्री अपॉर्चुनिटीज देता है, हम लोग पूरे ट्रेंड के दौरान स्विंग ट्रेड करते रहते हैं और वो 10,000 पे जाके फिर अपनी है ना। तो कुछ स्टॉक्स बहुत ड्यूरेशन पे बेसिक्स देते हैं दूसरी, और कुछ स्टॉक बहुत कम ड्यूरेशन पे बेसिक्स देते हैं। ठीक है ना, तो जब आपको ये छोटी बेसिक्स मिले तो यदि आपकी एंट्री यहाँ है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो बेस का ब्रेकआउट रहा इस पे यदि हम लोगों की एंट्री है इस पॉइंट पे तो जो स्टॉक अप निकलेगा और फिर वो जो फॉलो अप एंट्रीज देगा जबकि वो पुल बैक देगा, जैसे पुल बैक देगा अप टू 10 पीरियड या 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे पुल बैक देगा। ठीक है, या वो जैसे ओनिल के कंसेप्ट में चूंकि वो क्या करते थे कि उनका होल्डिंग टाइम फ्रेम कितनी बड़ा था तो वो फॉलो अप एंट्री लेते थे पुल बैक जब 50 पे करता है। ठीक है, अब जब आप 50 पे पुल बैक के लिए वेट करेंगे तो क्या होता है कि आपको अच्छा खासा पुल बैक झेलने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जब मोमेंटम स्टॉक होता है वो काफ़ी तेज़ी से भागता है और वो ऑफन दूर निकल जाता है जब तक कि वो 50 से, और फिर जब 50 पे आएगा तो अच्छा 20-24% करेक्शन, आपको 15-20% करेक्शन यूजुअली मिल ही जाए। ठीक है, तो चूंकि उनका पूरा वो जो पूरा काम कर रहे हैं उसमें वो बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में, है ना। तो वो क्या करते हैं कि उनके जो पुल बैक्स होते हैं वो बड़े पूरे प्रॉपर करेक्शन से वो पुल बैक होते हैं। लेकिन जब हम लोगों को एंट्री लेनी हो या छोटे स्विंग ट्रेड्स लेने हैं एक स्टॉक में जो कि अपने बेसिंग को ब्रेकआउट कर चुका है, तो हम लोग किन चीज़ों को देख सकते हैं। उसमें से फर्स्ट ये कि हम लोग देखते हैं जैसे 3 वीक टाइट बॉस। ठीक है, मतलब 3 वीक टाइट जो है वो एक्चुअली दो जगह देखा जाता है। एक देखा जाता है बॉटम ऑफ द बेस में, जैसे आप एक कप एंड हैंडल देख रहे हैं तो कप एंड हैंडल के बेसिक में देखिए कि आपको 3 वीक टाइट मिल रहा है। ठीक है, तो वो आपको दिखाता है कि कब जो है वो बेटर फॉर्म हुआ है इस पॉइंट पे यदि 3 वीक टाइट मिलती है, जैसा कि आपको बिरला सॉफ्टवेयर के चार्ट में। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि 3 वीक टाइट यूज में आता है जबकि हम लोग फॉलो अप एंट्री पॉइंट्स लेते हैं, क्योंकि वो कॉज इतना बड़ा नहीं है कि आप इसके ऊपर एक पूरा का पूरा नया ट्रेड इनिशिएट कर सके जिसमें कि आप 25-30% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ओनिल को पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे फॉलो अप एंट्रीज हमेशा छोटी होनी चाहिए क्योंकि वो आपका एवरेज कॉस्ट अप कर देता है। जैसे मान लीजिए कि बिरला सॉफ्टवेयर यदि मैं उस पर 180 पे एंटर कर रहा हूँ फिर 200 पे एंटर कर रहा हूँ, यदि मैं विद इन द बेस एंटर कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेस का स्टैंडर्ड ब्रेकआउट हमेशा बेस के हाई के ऊपर या हैंडल के हाई के ऊपर। तो मैं एक्चुअली इस लेग में यदि ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ बाइंग कर रहा हूँ, पॉकेट पिवट्स बाय कर रहा हूँ, या फिर मैं जो है ना चीट एरियाज हैंडल एरियाज ये सब बाय कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं डिस्काउंट पे बाय कर रहा हूँ।
यदि मैं सिलेक्ट पे, क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड एंट्री तो मान लीजिए 200 का पॉइंट था और मैं 180 पे मुझे एक चीट मिल रहा है, तो मैं 20 रुपया डिस्काउंट पे स्टॉक को बाय करूँ। ठीक है, तो मैं क्या हो सकता है कि मैं इनिशियल एंट्री लूंगा एकदम बॉटम ऑफ द बेस से, और पूरा जो ये अपवर्ड मूव हो रहा है इस दौरान अपने ट्रेड्स को ऐड करता जाऊंगा, बिल्टअप करता जाऊंगा। इससे जब स्टॉक स्टैंडर्ड एंट्री पे पहुंचेगा तब तक मैं रिस्क फ्री, बिना ज़्यादा रिस्क लिए एक अच्छी खासी बड़ी पोजीशन इनिशिएट कर चुका हूँ स्टॉक में, ताकि मैं स्टैंडर्ड एंट्री के बाद काफ़ी जो मूवमेंट आने वाला है उस पूरे मूवमेंट को एंजॉय कर सकूँ। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, 3 वीक टाइट जब आपको एज अ फॉलोअप एंट्री पॉइंट मिलता है तो 3 वीक टाइट के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला ये होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि स्टॉक जो है, हम लोग यूजुअली चाहते हैं कि उनकी क्लोजिंग्स जो है वो एक दूसरे के आसपास हो, और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि अपनी नज़र को सेट कर लो, ताकि 3 वीक टाइट 4 वीक टाइट इन सबको मतलब नज़र से ही पता चल जाए, परसेंटेज कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे ही हम लोग आंख से देखें तो पता चल जाए कि ये 3 वीक टाइट पैटर्न है। लगता है नेट थोड़ा सा। तो क्या होता है, 3 वीक टाइट में हम लोग चाहते हैं कि स्टॉक की जो क्लोजिंग्स हो वो यूजुअली जो इसमें हाईएस्ट क्लोजिंग है, मान लीजिए कि ये वाली हाईएस्ट क्लोजिंग है, ठीक है, और ये वाली लोएस्ट क्लोजिंग है। हाईएस्ट और लोएस्ट क्लोजिंग के बीच यूजुअली हम लोग 1-1.5%, ज़्यादा से ज़्यादा 2% का डिफरेंस चाहते हैं, कम से कम 3 वीक है ना। कभी कभी ये वाला बड़ा भी हो सकता है और 2 वीक उसके इनसाइड हो सकता है। इनसाइड वीक्स मिले तो मैं यहाँ बहुत पसंद करता हूँ, यदि मुझे इनसाइड वीक 3 वीक टाइट में मिल जाए, है ना। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ये वाला जो बार रहे इसमें मुझे अनयूजुअल वोलेटिलिटी रहे, एक्सेप्ट कि एक शेकआउट मिल जाए। शेकआउट मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनयूजुअल वोलेटिलिटी को मैं पसंद नहीं करता इस वाले लास्ट बार में, है ना, क्योंकि वो ऑर्डर को बिगाड़ देता है। लेकिन फिर भी क्योंकि क्लोजिंग से एक जगह है तो वो 3 वीक टाइट में क्वालिफाई कर जाएगा। हम लोग इसको यूज कर सकते हैं पिरामिडिंग के लिए, जो हम लोग इसके अबव बाय कर, ठीक है। जब भी हम लोगों को लगे कि स्टॉक का अपने नए ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है तो हम लोग वहां पे बाइंग पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है, पुल बैक टू 10 या 20। यदि ऐसा कोई सिचुएशन मिलता है तो हम लोग कंटिन्यूएशन पॉकेट पिवट्स को यूज करते हैं, जब प्राइस क्या करती है कि ये मूविंग एवरेज है सपोज, ठीक है। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पुल बैक्स आ रही है, ये जो फर्स्ट 1-2 सेटअप्स बना रहे स्टॉक, तो सपोज कि ये प्राइस जो है ये अपवर्ड आ रही है ना, और ये वो मूविंग एवरेज था, तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो क्या कर रहा है कि वो पुल बैक हो करके 10 पीरियड मूविंग एवरेज पे आ रहा है। आप मोमेंटम लॉस देख रहे हैं, प्राइस राउंड ऑफ हो रही है मूविंग एवरेज से, और इस पॉइंट पे हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि प्राइस टाइट एक्शन है ना, कम वॉल्यूम के साथ वोलेटिलिटी लेस हो, और जो है ना प्राइस का जो रेंज है वो रेंज कंट्रैक्ट हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कंटिन्यूएशन पॉकेट पाइवट्स को फॉर एंट्री प्लानिंग। जैसे कि यूजुअली ये 10 को यदि अंडर कट करके निकले तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 को, 20 को, 50 को, किसी भी मूविंग एवरेज को अंडर कट करके प्राइस जो है वो निकलती है, और वो एक बड़ा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं, यूजुअल जो आपका इस लेग में जैसे ग्रीन कैंडल्स आ रहे थे जबकि ट्रेंड चल रहा था, तो उस एक्शन का ग्रीन कैंडल चाहिए। इसमें आप हाई वॉल्यूम चाहते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम के बारे में क्राइटेरिया वही कि वो पास्ट 10 दिन के किसी भी रेड कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। तो हम लोग पॉकेट पेवर्स को यूज़ करेंगे एंट्री प्लानिंग के लिए। ये दूसरी चीज़ है, ये पुल बैक एंट्री है, और ये काफ़ी यूजफुल है फॉर पिरामिडिंग। यदि आप स्टॉक में और ऐड करना चाहते हैं, या आप एक स्टॉक जो कि बेस ब्रेकआउट हुआ है, बेस आपने मिस कर दिया लेकिन प्राइस पुल बैक हो रही है 10 पे, 20 पे, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक सारे अच्छे, वहाँ आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग जो है वो मैं बताऊंगा, वीकली इनसाइड बार्स। उनको वीकली इनसाइड बार एक प्रॉपर बेसिंग नहीं है, ठीक है। सिर्फ वीकली इनसाइड बार के बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। वीकली इनसाइड बार के 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है। वीकली इनसाइड बार एक मानस अरोड़ा का कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वीकली इनसाइड बार को कैसे अप्रोच करता हूँ, ठीक है। वीकली इनसाइड बार में आपको 2 तरह के वीकली इनसाइड बार के बीच डिफरेंशिएट करना हो। जैसे हम लोग पॉकेट पिवट को देखते हैं जो कि बेस के विद इन अपीयर होता है, तो हम लोग अपनी पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करते हैं, ठीक है। सिमिलरली
जब आप एक बेस देख रहे हैं, सपोज कि हम लोग एक बेस देख रहे हैं, वीसीपी सॉर्ट, है ना। यदि इस पॉइंट पे अपने को कोई वीकली इनसाइड बार मिलता है जबकि स्टॉक जो है वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, मतलब बेसिक मैच्योर हो चुकी है, तो इस वीकली इनसाइड बार को हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट, ताकि प्राइस जब यहाँ से रिज्यूम करेगा, वीकली इनसाइड बार आपको रेंज कंट्रैक्शन शो कर रही है, रेंज काफी कंट्रैक्ट हो चुकी है, तो क्या होता है, वो वोलेटिलिटी साइक्लिकल है, कंट्रैक्ट होएगा तो उसके बाद एक्सपेंशन नहीं होएगा। तो यदि बहुत उसका कंट्रैक्शन हो चुका है तो हम लोग वीकली इनसाइड बार को यूज करेंगे ताकि हम लोग थोड़ी सी अर्ली एंट्री दे सकें, ठीक है। दूसरी चीज मैं वीकली इनसाइड बार या 3 IB को, जो कि 3 वीक इनसाइड होता है, उसको यूज करता हूँ फॉलो अप एंट्री के लिए या पिरामिड के लिए। कभी भी मैं अपनी प्रॉपर एंट्री वीकली साइड बार पे नहीं लेता, ठीक है। दूसरा पॉइंट वीकली साइड बार के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा जो कि एक मिसकंसेप्शन है और जिसमें इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं, ये मैंने पहले ग्रुप में भी शेयर किया था, जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं या फिर जिनको स्क्रीन पे बताऊंगा तो ज्यादा बेटर है। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे जैसे उन्होंने वीकली साइड बार देखा तो वो इसके हाई पे बाय करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बात बोलूंगा कि इसके हाई पे डायरेक्टली एंट्री कभी प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको डेली पे जाके देखेंगे तो ये एक्शन कुछ ऐसा शो करेगा। ठीक है, अब इसमें आपका जो वी शेप जो मूव है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट एक्चुअली हाई ऑफ द ये था, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एक वीक का एक्शन और आपने यहाँ लगा दिया एंट्री पॉइंट इसके हाई पे, ठीक है। अब आपको ये टेक्निकली कोई एंट्री पॉइंट अवेलेबल नहीं करवा रहा है जो कि एक वैलिड एंट्री पॉइंट है। तो हमेशा स्टॉक को जाकर के डेली में ऑब्जर्व कीजिए कि आपको एक्चुअली टर्निंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है। यहाँ एक पॉइंट एंट्रीज के बारे में बताना चाहूँगा। हम लोग दो तरह की एंट्रीज लेते हैं, एक होता है वी शेप्ड जो टर्निंग पॉइंट होता है, उसका ब्रेकआउट एंटर करते हैं, जैसे यहाँ से प्राइस रिज्यूम होगी तो हम लोग इस ब्रेकआउट को एंटर करेंगे, ये ब्रेकआउट पाएंगे, है ना। दूसरा हम लोग क्या एंटर करते हैं कि प्राइस के टाइटनेस को एंटर करते हैं, जैसे प्राइस यदि इस रेजिस्टेंस के आसपास टाइटन हो जाए तो इस ब्रेकआउट को एंटर करते हैं। टाइटनेस के बिना वी शेप जो मूव होते हैं, जो सीधे बॉटम ऑफ द बेस से निकल के आते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए, वो ऑफन फेल होते हैं। ये कंसेप्ट है जिसकी वजह से भी वीसीपी में आप देखते हैं कि आप वीसीपी में जो एंट्री लेते हैं वो काफ़ी अच्छा मूव इसलिए देती है क्योंकि वो टाइटनेस से डील करे, वो सीधे बॉटम ऑफ द बेस आए हुए स्टॉक को ट्रेड करने नहीं बोल रही इसलिए, ठीक है। तो जहां भी आपको टाइटनेस मिलती है और सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन के साथ टाइटनेस मिलती है या ब्रेकआउट्स मिलते हैं, वो दोनों बायबल हैं एज फॉलो अप एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो वीकली इनसाइड बार सेकेंड थिंग है जो हम लोग बाय करते हैं। थर्ड में मैं बोलूंगा कि हम लोग शेकआउट्स बाय करते हैं। यदि स्टॉक जो है वो शेकआउट दे रहा है तो वो एज पार्ट ऑफ द बेस भी बाय, स्टैंड अलोन सेटअप भी बायबल है जब हम लोगों को फॉलो अप एंट्री पॉइंट मिलता है। क्योंकि शेकआउट का एक फायदा क्या होता है कि शेकआउट काफी सारी सप्लाई को बाहर कर देता है, ठीक है। आप एक ट्रेड में बने हुए, स्टॉक शेकआउट हुआ, शेकआउट होने से ये होगा कि जो सप्लाई उसमें बैठी है वो सप्लाई बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम लोग फॉलो अप एंट्री पॉइंट्स में लेते हैं। इसमें और भी टेक्निक्स हो सकती है, लेकिन सारे का कोर कंसेप्ट ये कि आपको पुल बैक चाहिए, टाइटनेस चाहिए, इन सबको हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। कोई क्वेरी है किसी के पास? यदि क्वेरी है तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड करूंगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आज के सेशन में कि क्वेश्चंस क्या क्या आए थे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, कई के आंसर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं और उनके लिए सेशन की ज़रूरत है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज यहाँ ले लेते हैं। ओवरहीट सप्लाई को लेकर के नरेश जी का क्वेश्चन था जो मैंने पिछले सेशन में एड्रेस कर दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। हम लोग सेकेंड पे जाते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन पिरामिडिंग पे था। एग्जिट का क्राइटेरिया पवन का क्वेश्चन है ये। पवन आई डोंट नो यदि आप ज्वाइन है तो
नहीं है तो फिर हम लोग जो है ना आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है पिरामिडिंग पे और कब एग्जिट करना चाहिए। पिरामिडिंग के बारे में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की, क्या बेसिक रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं उसको मैंने कवर किया। और एग्जिट के बारे में पास्ट सेशन में मैंने बात की थी कि एग्जिट कब लेना चाहिए, उसको किस तरह प्लान करना चाहिए, जो हम लोगों का सेकेंड सेशन था ग्रुप टॉक का, ठीक है। और एग्जिट के बारे में एक और प्रॉपर सेशन में प्लान कर रहा हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि एग्जिट एक बड़ा सेक्शन है, क्योंकि एग्जिट रूल को लेके लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो एग्जिट एक प्रॉपर सेशन डिजर्व करता है कि हम लोग एक पूरा सेशन रखें एग्जिट स्ट्रैटेजीज पे, तो उसको हम लोग बेटर डील कर सकें। सुनील जी का ये क्वेश्चन है, वो मार्केट स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं इम्पल्सिव और करेक्टिव वे में, ठीक है। हम लोग इसके बारे में एक सेशन जल्दी ही रख लेंगे, है ना। और यदि होएगा तो हम लोग जो नेक्स्ट ग्रुप टॉक रखें उसमें हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक और क्वेश्चन मुझे याद आता है, किसी ने भेजा था, जो था कि सप्लाई डिमांड आप मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे देखते हैं, क्या देखना चाहिए, किस तरह सप्लाई डिमांड वर्क करता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड है कि जो हम लोगों का नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड सप्लाई डिमांड पे डिस्कस करेंगे। अगेन यहाँ क्वेश्चन फिर से नीलेश जी का, ये वापस एग्जिट स्ट्रेटजीज के बारे में। एग्जिट स्ट्रेटजीज के बारे में जैसे मैंने अभी तुरंत रिस्पॉन्ड किया था पवन को, सेम थिंग है। हम लोग ने कुछ चीजें पास्ट सेशन में कवर की और कुछ चीजें हम लोग आगे के एक सेशन में स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज एड्रेस करेंगे, एग्जिट स्ट्रेटजीज। इसमें ये वही क्वेश्चन है कि वो चाहते हैं कि मैं सप्लाई डिमांड कवर करूं मार्केट स्ट्रक्चर पे, जैसे जो सुनील जी का क्वेश्चन था मार्केट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए। इन दोनों को क्लब करके हम लोग समझ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर और सप्लाई डिमांड ये दोनों इश्यूज को एड्रेस कर लेंगे। उसके बाद पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, पोजीशन साइजिंग का जहां तक क्वेश्चन है, ये कीर्तन का क्वेश्चन है। पोजीशन साइजिंग यूजुअली कई तरीके से होती है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग कई तरीके से होती है, उसमें दो तीन जो प्रमुख तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। एक होती है जो सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग जो यूजुअली करते हैं, जो रिस्क रिवॉर्ड को एड्रेस करता है अच्छा पोर्टफोलियो पे, वो होता है परसेंटेज रिस्क पोर्टफोलियो के बेसिस पे, जैसे 1% रिस्क करना हर ट्रेड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यदि आप 1% रिस्क करते हैं तो बहुत समय लगेगा आपको अपने, मतलब कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ ऑफन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेडर्स की, वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ब्लो ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो ऑफ हो सकता है ना। ट्रेडिंग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आप कितना भी अच्छा सेटअप देख लें, कोई गारंटी नहीं कि सेटअप वर्क करेगा। क्योंकि कल भी वीसीपी पे बात हो रही थी शाम में हम लोगों की चैट में, तो वीसीपी में भी यही बात थी कि यदि कोई बेचने का ट्राई कर ही ले वीसीपी के ब्रेकआउट पे तो वीसीपी फेल होगी। वीसीपी है इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है ना स्टॉक जो है वो चलना ही चलना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि नई सप्लाई आ रही तो वीसीपी फेल होगी, ठीक है। तो सेम थिंग क्या है कि ट्रेडिंग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप एक बार सिक्का उछालेंगे वो आइदर साइड गिर सकता है, हेड या टेल गिर सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप 100 बार सिक्का उछालते हैं तो वो 45 से 55% वो हेड और रेस्ट जो 45 से 55% है वो टेल ही गिरेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, ट्रेडिंग में हम लोग सिर्फ दो चीज मैनेज करते हैं। पहली चीज ये है कि हम लोग इस चीज को मैनेज करते हैं कि एक सिंगल ट्रेड का पोजीशन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले, ठीक है। किसी भी साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। जब आप डारवास को देखेंगे, डारवास की पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, वो बिल्कुल 2-4 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रखते थे और ये रीजन था कि उन्होंने $35,000 को उन्होंने $2 मिलियन में 18 महीने में कन्वर्ट किया। लेकिन जब आप ऐसा रिस्क लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आप में नॉलेज होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, स्टॉक बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ में मेंटली प्रिपरेशन भी होना चाहिए। क्योंकि स्टॉक यदि जब आप 50% इन्वेस्ट करते हैं एक स्टॉक में और स्टॉक मान लीजिए 10% डाउन आ सकता है, किसी भी दिन वो एक बुरे दिन 10% डाउन आ सकता है, मार्केट के प्रेशर में स्टॉक 10% डाउन आ सकता है। तो वैसी सिचुएशन में आपको जब 5% कट इमीडिएटली मिल जाता है किसी स्टॉक पे,
आपकी पोर्टफोलियो में 5% का लॉस होता है, तो आपको ये सहने की क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ मैं कंसंट्रेटेड इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, वो बहुत ही एक्साइटिंग लगता है ना। इस बेसिस पे क्या वो बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है, इस बेसिस पे आप कंसंट्रेटेड करने लगे बहुत ज़्यादा, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। आप जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ से शुरू कीजिए। यदि आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, रिस्क वो अच्छा है जो आप मैनेज कर सकें, तो बस रिस्क मैनेजमेंट का खेल है कि आप अपने रिस्क को सही मैनेज करें। और ऐसा नहीं कि एक ट्रेड लेने के बाद मैं इस तरह रिएक्ट कर रहा हूँ जैसे कि स्टॉक 1 रुपये डाउन जा रहा है, मेरा जो है पोजीशन बहुत हेवी है और उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट दिमाग से प्रोफेशनल तरीके से सोच नहीं पा रहा, मैं फियर या ग्रीड के एक्सट्रीम सिचुएशन, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए ट्रेडिंग के दौरान। ट्रेडिंग के दौरान मनी से अपने आप को जितना दूर रखा जा सके उतनी बेटर डिसीजंस लिए जा सके, है ना। इसलिए पोजीशन कभी भी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट डाल सके, ठीक है। तो 1% रिस्क जो हम लोग लेते हैं ऑन पोर्टफोलियो, है ना, वो इसी चीज़ को ये करता है। आपका पोर्टफोलियो यदि 10 लाख का है तो आप 10,000 रुपये एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क करेंगे, है ना। और रिस्क रिवॉर्ड को हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग 1:2 जनरेट करें, कम से कम इनिशियल टारगेट जो दिमाग में लेके चलते हैं वो, डिस्पाइट कि हम लोग सभी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। जब हम लोग वो नील या मार्क मिनर्विनी का कंसेप्ट ट्रेड करते तो हम लोगों के टारगेट्स ओपन होते हैं, और जब टारगेट्स ओपन होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पोजिशनल ट्रेडर की तरह एक्ट करते हैं, है ना। डिस्पाइट कि हम लोग हो सकता है कि 10 दिन में बेच दें स्टॉक को, फिर भी हम लोग ओपन टारगेट के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। फिर भी एक जो टारगेट हम लोग अपने दिमाग में लेके चलते हैं वो होता है 1:2, है ना। 1,000 रुपया रिस्क किया, 2,000 रुपया कमाने की जरूरत है। 10,000 रुपया रिस्क किया, 20,000 रुपया कमाने की जरूरत है। इससे क्या होता है कि आपका यदि 45 से 55% ट्रेड भी सक्सीड हो रहा है तो, और 55% फेल हो रहा है, तो आप 1 रुपया गंवा रहे हैं और 2 रुपया कमा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो 45 से 55% रिटर्न आपको जनरेट हो जाता है जब भी आप 1:2 रिस्क करेंगे तो, है ना, कम से कम। अब यहाँ क्या होता है, जब आप 1% रिस्क करें तो आप 10,000 रुपये, यदि 10 लाख के पोर्टफोलियो पे 10,000 रुपया यदि आप रिस्क करें तो आपके पास 20,000 रुपया कमाई हो जाएगी, जो कि आपके 2 लूजर्स का को एड्रेस करें, है ना। तो यदि सक्सेस रेट, विन रेट आपकी घट के 30% भी हो जाए तो भी आप स्टॉक में मतलब कि ज़्यादा लूज नहीं करेंगे अपने पोर्टफोलियो का, ये है ना। 30%, 33%, दैट इज कि आप ब्रेक इवन रह सकते हैं 30-33% पे, तो उसके आगे जितना जाएगा वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो होता है वो होता है फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड एलोकेशन, ठीक है, जैसे ओनील करते थे या जो मैं आजकल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने एक परसेंटेज तय कर लिया कि मैं 20% इन एक पोजीशन पे मैं 20% इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो इसकी दिक्कत क्या होती है कि इसमें आपका जो रिस्क है वो अनइवन हो सकता है। किसी स्टॉक में आपका रिस्क यदि सिर्फ 4% का है, ठीक है, मतलब 4% स्टॉक नीचे जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाए। 20% के पोर्टफोलियो पे यदि आप 4% का रिस्क ले रहे हैं तो सपोज यदि हम लोग कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाता है, 1% से 2 ये आता है, मुझे लगता है 0.8% का रिस्क आ जाए, ठीक है। और इसी तरह यदि आप 20% एलोकेट कर रहे हैं और 1% मतलब 10% डीप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ट्रेड में, तो 2% ऑफ पोर्टफोलियो आप लूज करेंगे। लेकिन इसका फायदा जो है बहुत ही बेसिक पोजीशन साइजिंग का तरीका है, लेकिन फायदा जो होता है वो इस चीज में होता है कि आप जैसे यदि आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे पोजीशंस ले रहे हैं, है ना, तो यदि आप अपने आप को 5-6 पोजीशंस में सीमित करते हैं तो इसका फायदा होता है और आपको कंसंट्रेटेड इन्वेस्टिंग की तरह या कंसंट्रेटेड ट्रेडिंग की तरह आपको बेनिफिट देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो की साइज क्या है, 10 लाख तक है यदि, तो मैं 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, 6 स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। आपका जो कंफर्ट है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। थर्ड तरीका है कि एटीआर को यूज किया जाए, मतलब ये तो वही सिमिलर ही तरीका है कि रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग का, कि आप एटीआर यूज कर रहे हैं और एटीआर के बेसिस पे अपनी पोजीशन को साइज कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये कि 2 एटीआर लिया तो 2 एटीआर के बीच का जो डिफरेंस है ये वोलेटिलिटी को एड्रेस कर लेता है कि आपका स्टॉक जितना वोलेटाइल रहेगा उतना ज़्यादा आपका एटीआर की रीडिंग आएगी, और जब आप उसको 2 एटीआर लेंगे तो वो आपका स्टॉप लॉस उतना डीप कर देगा। इस वजह से आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल पोर्टफोलियो की जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक कम क्वांटिटी में मिलेगा और कम वोलेटाइल स्टॉक ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। इससे थोड़ी अनइवन पोजीशन साइजिंग होती है, ठीक है।
तो इस तरह के पोजीशन साइजिंग के बहुत तरीके हैं। मैं ये बात बोलूँगा कि प्रेफर करना चाहिए एक जो क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेज का जो अमेचर है, जो अभी नोवाइस है, जो अभी सीख रहा है, ठीक है, उनको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं ये बोलूँगा कि यदि आप स्टार्ट करें तो आप ATR के बेसिस पे या स्विंग लो के बेसिस पे जो भी आपका स्टॉप लॉस है, इनिशियल स्टॉप लॉस, उसको यूज़ करके और आपको परसेंटेज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का जो तरीका है वो यूज़ करना चाहिए। उससे आपका पोजीशन सही आ जाएगा और आपका रिस्क कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं होगा जिसको कि आप संभाल ले सकें। नेक्स्ट है पवन का है, ये ट्विटर पे मुझसे जुड़े हुए हैं। अपने इनिशियल स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कब डाल लेना चाहिए? ठीक है, अब क्या है, मैं इसके बारे में बोलूँगा कि जब भी सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाए जिसके बाद आप लूज नहीं करना चाहिए। यूजुअली यदि आप 1:2 आर के करीब जनरेट कर पाते हैं तो इनिशियल स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक विनर ट्रेड में लूज करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा तब कर लीजिए जबकि आप एक स्टॉक में मतलब जैसे मान लीजिए मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, है ना, और मैं एक बड़ा टारगेट लेना चाहता हूँ। जब आप मतलब 1:2 आर के करीब आप जनरेट कर रहे हैं, 15% 20% के अप्रॉक्स आपको प्रॉफिट है, तो फिर उसको वापस लॉस में जाने देने का कोई मतलब नहीं, है ना। तो जब भी सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि स्टॉक 15-20% से ज़्यादा यदि टिप आ रहा है, या आपका एक दूसरा तरीका और हो सकता है जबकि आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज या 50 पीरियड मूविंग एवरेज आपके एंट्री पॉइंट को क्रॉस करे, तब भी आप अपने स्टॉप लॉस को इनिशियल इस पे मतलब ब्रेक इवन पे ये कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। BPL का स्टॉक है, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसमें कई एंट्रीज ली थी एक्चुअली, तो मैंने एंट्री ले ली कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये स्टॉक जो है ये मुझे लगता है मेरा नेट आज बहुत स्लो, हाँ, जब हम लोग देखते हैं कि ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो इस पॉइंट पे इस एंट्री प्राइस के अबव चला गया, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग को अभी तक के कैरेक्टरिस्टिक में क्या दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 20 तक आती है और कंसोलिडेट होती है। स्टॉक का बिहेवियर है कि प्राइस 20 को रिस्पेक्ट कर रही है ना। तो हम लोग जब देख रहे हैं कि 20 के अबव चला गया तो हम लोग अपने इनिशियल स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे प्लेस कर सकते हैं ना। हालांकि थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए सिचुएशन में, क्योंकि अभी तुरंत 20 पे पहुंचा ही है और 20 को हल्का सा अंडर कट इसने पास्ट में भी किया है ना। तो अप्रॉक्स हम लोग इस पॉइंट पे अपने स्टॉप लॉस को 20 पे ले मतलब ब्रेक इवन पे लेंगे। दूसरा सिचुएशन, जो लोग ज़्यादा बड़ा रिवार्ड के लिए ट्रेड करें, है ना, आप ऐसा कीजिए कि जब स्टॉक 50 जो है वो आपके एंट्री प्राइस के अबव हो जाए, है ना, 50 पीरियड मूविंग एवरेज, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लीजिए, ताकि यदि स्टॉक यहाँ पे कोई भी बेसिंग वगैरह बनाता है तो 50 मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, वो आपके पोजीशन को मतलब आपके स्टॉक को होल्ड करने में आपको बहुत हेल्प करेगी सिचुएशन, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक को ब्रेक इवन पे मतलब कि स्टॉक को ब्रेक इवन पे लाया जा सकता है। तीसरा क्या, आपको स्विंग लो मिल जाए या शेकआउट मिल जाए, ठीक है। शेकआउट के लोज हम लोग बहुत यूज करते हैं, जैसे ये एक विक वाला लो, इसको हम लोग स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में बहुत यूज करते हैं। ये सारे कैंडल्स यूज में आते हैं ना। तो इन ये जब इसके अबव फॉर्म हो और आपकी एंट्री प्राइस के अबव वैसा कोई कैंडल फॉर्म होता है जो कि बड़ा हो, वाइड रेंज कैंडल हो और उसका विक जो है वो लोअर हो, आप उसको यूज कर सकते हैं ताकि आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको अपडेट कर सके इस पर, ठीक है। तो एक हुआ आर बेस्ड, दूसरा हुआ कि आप स्टॉप लॉस को बढ़ाने के लिए जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के जो टेक्निक्स है उनको यूज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकाश का, मार्क मिनर विनी ट्रेंड टेम्पलेट से हम लोग कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, ये आकाश का क्वेश्चन था, है ना। तो मार्क मिनर विनी ट्रेंड टेम्पलेट से हम लोग वो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जो कि वीसीपी जो एक अच्छे अप ट्रेंड में हो, जिसका प्राइस बिहेवियर सही हो और वो एक प्रॉपर बेसिंग आपको दे रहे हो।
बेसिंग के बहुत तरीके हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट बेसिंग किस टाइप का बन रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि आप एक प्रॉपर बेसिंग में टाइम और प्राइस करेक्शन हो रहा है ना। और बेसिंग का राइट साइड के फॉर्मेशन में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आपने पूछा कि कब फाइनलाइज, मतलब कि उसको कैसे फाइनलाइज किया जाए सेटअप्स को, ठीक है। तो फाइनलाइजेशन में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं जिसमें हम लोगों को चूज करना होता है। कई बार ये जो चॉइस होती है ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कि हम लोग कौन सा स्टॉक चूज करें, ठीक है। तो वैसे तो मतलब परफेक्टली बताना मुश्किल है कि कौन सा स्टॉक आपके लिए सही रहेगा और कौन सा ही ऊपर जाएगा कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। लेकिन क्या होता है उन स्टॉक्स को चुनना चाहिए जिसमें आप इंपल्सिव मूव के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन में, यानी कि स्टॉक में बाइंग आपको दिख रही है, वॉल्यूम का इम्बैलेंस दिख रहा है, रेड और ग्रीन वॉल्यूम के बीच इम्बैलेंस दिख रहा है ना। और स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि बाइंग रिज्यूम हो रही है। और दूसरा क्या है, हैंडल का एक्शन दिख रहा है, ठीक है। हर स्टॉक वहां पे मैच्योर होता है अपनी बेसिंग में, जबकि वो प्राइस सफिशिएंट प्राइस और टाइम करेक्शन के बाद वो आपको एक प्रॉपर हैंडल का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। टाइट एक्शन, डाउनवर्ड वेजिंग एक्शन, है ना, छोटे कैंडल्स, इनका बार छोटा होता है, तो वो आपको बताता है कि आपका जो स्टॉक है उसकी बेसिंग मेच्योर हो गई है ना। जो जितना अच्छा हैंडल बना रहा है, जो जितना ज्यादा मूविंग एवरेज को ऑर्डरली फॉलो कर रहा है ना, वो सब उतना बेटर आपको सेटअप दे सकता है ना। तो बेसिंग देखिए कि बेसिंग कौन से स्टॉक्स, कौन से लीडर्स बेसिंग बना रहे हैं, उन बेसिंग बनाने वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट कीजिए ट्रेंड टेम्पलेट में आने वाले स्टॉक्स में से। जब ज़्यादा बनता है तो हम लोगों को कुछ ट्रेड छोड़ने ही पड़ते हैं, आप सारे ट्रेड्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट है मितुल जी का जो उससे ट्विटर पे जुड़े हुए है ना। विप्सो ट्रेड को कैसे अवॉइड करें? विप्सो ट्रेड को अवॉइड करने का एक्चुअली कोई तरीका नहीं। विप्सो ट्रेड को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आपको पहले आपकी एंट्री से पहले विप्सो हो चुका है, ठीक है। तब क्या होता है विप्सो के चांसेस काफी कम रहते हैं। नहीं तो जितने भी ऑब्वियस लेवल्स हैं जैसे कि ब्रेकआउट लेवल्स, उसमें आपको ऑफन क्या होगा कि वहां पे जो कि ब्रेकआउट लेवल्स ऑब्वियस होते हैं और इंस्टीट्यूशंस जानते हैं, इंस्टीट्यूशन के काम करने के फंक्शन को जानिए। इंटर इंस्टीट्यूशन डील जब होते हैं, इंस्टीट्यूशन मान लीजिए मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है जिसका की साइज है 5,000 करोड़, ठीक है, और मुझे 50 स्टॉक ऐसे सिलेक्ट करने जिसमें कि मैं ट्रेड लेना चाहता, मतलब कि पोजीशन बनाना चाहता हूँ। 5,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड साइज है और 50 स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं यदि डिवाइड करूंगा तो मुझे 100 करोड़ रुपए एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो एवरेज, ठीक है। अब यदि मैं 100 करोड़ रुपए का बाइंग करने के लिए चला जाऊं तो ऐसा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें कि ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो सकेगा, है ना, कि आप मतलब सीधे 100 करोड़ का दे देंगे वो फुलफिल नहीं होगा कहीं भी। जैसे ही आप ट्रेड डालेंगे प्राइस शूटअप हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूशन की डीलिंग, यदि वो इंस्टीट्यूशन से बाय करते हैं तब तो प्राइस पे डिफरेंस नहीं आती है, ठीक है। जब इंटर इंस्टीट्यूशनल डीलिंग नहीं होती है और डीलिंग जो है वो होती है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन को पोजीशन इनिशिएट करना है तो वो कैसे बाइंग करें, वो एक तो टुकड़े टुकड़े में स्लो बाइंग करेंगे, मतलब कि एक के बाद एक दिन एंट्री डाली, दूसरे दिन फिर ऑर्डर डाला, तीसरे दिन फिर ऑर्डर डाला, वो अगेन बाइंग करते जाएंगे कंटिन्यूअस 10-15 दिन तक, तो उनकी पोजीशन ये होती है। दूसरा क्या वो करते हैं कि वो शेकआउट्स और विपसॉस करते हैं, ठीक है। आपको एक स्टॉक अच्छा लगा, वो क्या होगा कि आपको फेक एंट्री देगा, आप एंटर कर जाए, उसके लिए वो क्या करते हैं, उनको चूंकि रिटेलर से बाय करना होता है, ठीक है। तो रिटेलर कब बेचेगा, रिटेलर को फोर्स करना है कि वो बेचे, वो कब बेचेगा जबकि विप्सो होगा तो वो बेचेगा, मतलब कि वो उसमें यदि एक स्ट्रीम ऑफ इमोशन यदि जनरेट कर दिया जाए, ग्रेड या फियर, तो वो आपके हिसाब से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने एक बड़ा डाउन कैंडल दे दिया उसको, ठीक है, आपने कुछ क्वांटिटी सेल की, प्राइस टैंक होने लगी क्योंकि वो एक्सेस सप्लाई थी, प्राइस टैंक होने लगी, प्राइस नीचे आ गई, और आपने जितनी क्वांटिटी सेल की थी उससे बहुत बड़ा वो जो पैनिक सेलिंग है जहाँ की स्टॉप लॉसेस हमारे प्लेस्ड है, वो उस एरिया में जब प्राइस पहुंच गई और सारे ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर्स प्लेस होने लगे, तो मैं एक बड़ा ऑर्डर डालूंगा और सारे जो स्टॉक्स हैं सबको बाय कर लूंगा, ठीक है। इस तरह मैंने शेकआउट से एंट्री जनरेट करी। दूसरा तरीका है, मुझे बाइंग करनी सस्ती, मैंने क्या किया कि मैंने एक ब्रेकआउट पे एक फेक ब्रेकआउट जनरेट किया, ठीक है। फेक ब्रेकआउट जनरेट हुआ, जितने भी ब्रेकआउट बायर्स हैं उनके ऑर्डर्स ट्रिगर हुए,
ठीक है। अब मैंने प्राइस को डाउन कर दिया, ठीक है, या ब्रेकआउट वो सही जनरेट हुआ, मैंने प्राइस को ब्रेकआउट के बाद टैंक कर दिया, ठीक है, सारे ब्रेकआउट बायर्स को ट्रैप कर दिया स्टॉक, ठीक है। अब वो क्या है कि जिसने अभी तुरंत बाय किया वो तुरंत अपने प्राइस को डाउन जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे फिर वो स्क्वीज की सिचुएशन में आ गया, वो प्रॉब्लम में आ गया। अब वो जो बेचेगा उस स्टॉक में, जो स्टॉक है वो जब बेचने लगेगा तो आपको सस्ते में सेम स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका। इसलिए विपसॉस को अवॉइड करने का दो तरीका है। एक, पुलबैक्स में कम विपसॉस होते हैं, यूजुअली कम होते हैं, है ना। ब्रेकआउट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ऑब्वियस है, पुलबैक अनडिसाइसिव एंट्री है, वो बाइंग इनटू वीकनेस है ना। तो वैसे में कम विपसॉस होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप मतलब कि विपसॉ आपकी एंट्री से पहले हुआ हो तो आपके चांसेस कम रहते हैं कि दोबारा विपसॉ होगा। और क्या है, लास्टली ये बोलूँगा कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको लेके मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि विपसॉ नहीं होगा, ठीक है। विपसॉ इस ट्रेडिंग का, इस बिजनेस का पार्ट है, नहीं तो ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाए यदि विपसॉज नहीं हो, ठीक है। आपने कहा है कि ऐसा आपने अनुभव किया सितंबर और अक्टूबर में, ऐसा हुआ। आईटी के स्टॉक्स में भी काफ़ी सेलिंग आई, उन्होंने विपसॉ ट्रेड्स किया, हम लोगों को एंट्रीज मिली और फिर प्राइस डाउन हो गया। आईटी में मुझे भी काफ़ी लॉस लगा था सितंबर के मंथ में, क्योंकि मेरे 2-3 एंट्रीज थे आईटी के 2-3 स्टॉक्स में। और क्या हुआ था कि वो सही सही सेट होते हुए अचानक बड़े बेसिंग में चला गया था। तो ऐसे विपसॉज ट्रेड होते रहते, उसको हम लोग क्या करते, ऑब्वियसली कुछ नहीं करते, वो वही ट्रेडिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये फेल ट्रेड में जाता है जिसको कि आपका विनिंग ट्रेड और प्लस रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैनेज करता है। ये अमित जी का क्वेश्चन है, अमित अग्रवाल का। सेलिंग रूल्स के बारे में इनका क्वेश्चन है, वो डिफरेंट पोजीशन साइजिंग के साथ सेलिंग रूल्स जानना चाहते हैं, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है। और यूज ऑफ मूविंग एवरेज, यूज ऑफ मूविंग एवरेज जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें मार्केट स्ट्रक्चर के साथ हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लय भंसाली जी का, जनरल मार्केट कंडीशन कैसे हम लोगों के पोर्टफोलियो को इफेक्ट करती है। जनरल मार्केट कंडीशन कैसे अपने पोर्टफोलियो को इफेक्ट करती है, हम लोगों ने इसी वीक देखा। जबकि क्या हुआ कि स्टॉक अचानक एक न्यूज़ आई और एज पर एक्सपेक्टेड न्यूज़ का असर तो ज़्यादा पड़ा नहीं, लेकिन एक दिन की सेलिंग ने स्टॉप लॉस हम लोगों के सारे। तो स्टॉप लॉस जब भी आप फॉलो करते हैं तो ये सिचुएशन अपियर होती है कि आपका स्टॉप हिट हो जाता है। और यूजुअली मैं बोलूँगा कि इसमें ज़्यादा एक्ट करने की जगह पे वेट एंड वॉच करना बेटर रहता है। यदि स्टॉक को आपके स्टॉप लॉस को हिट करना है जबकि वो सफिशिएंट हिट है ना, तो वो हिट करेगा निकलेगा तो फिर ठीक है, हम निकल जाने देंगे, क्योंकि यदि निकलने नहीं देंगे तो कोरोना वायरस का जो क्रैश था उसमें भी यदि हम लोग होपफुल होके बैठे रहते तो ये होता कि स्टॉक प्राइस 40% तक, 40% क्या, किसी किसी स्टॉक के प्राइसेस 70% तक है हो गए वहाँ से, तो बड़ा लॉस होता है। इसलिए ज़्यादा चारा नहीं, आप कभी भी नहीं जानते कि कब ये बड़े करेक्शन का साइन है और कब ये एक मतलब ये है, ठीक है। तो जनरल क्या है कि जैसे आपने कहा कि आपने मार्क मिनर्विनी के बुक में पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जनरली एडवांस करती है ओवरऑल मार्केट के बिफोर, तो ये बात ठीक है। लीडर्स एक पॉइंट है कि अच्छे समय में जब भी सिचुएशन अच्छा होता है तो हर चीज़ लीडर होती है, लाइफ में भी और स्टॉक में भी हर स्टॉक लीडर होता है एक अच्छे मार्केट, ठीक है। खराब मार्केट में जो लीड करता है या खराब सिचुएशन में जो लीड करता है वो एक्चुअल लीडर होता है, ठीक है। तो जितने भी स्टॉक्स हम लोग देखेंगे जो आज के डेट में लीड कर रहे हैं, जैसे आरती ड्रग्स बहुत फिनोमिनल रन रहा, आरती ड्रग्स का बहुत अच्छा रन रहा, डिक्शन का बहुत अच्छा रन रहा, ग्रैनुअल्स का बहुत अच्छा रन रहा, लॉरस लैब्स का। लॉरस लैब्स तो उस समय ट्रेंड में नहीं था, लेकिन ये जो 3 अदर मैंने बोले आपको या नवीन फ्लोरिन जैसे, इन सारे स्टॉक्स में आप देखें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज स्टॉक मार्केट को पहले आउट परफॉर्म करने लगा बिफोर की मार्केट बॉटम आउट हुआ। तो मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ। आज मेरे नेट में कुछ इश्यूज हैं। हाँ धीरेन जी, मैं केयर रेटिंग का चार्ट दिखा सकता हूँ।
यूजुअली क्या है कि जब आप स्टॉप लॉस प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि ट्रेड को किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आप एक स्टॉक को पोजिशनल के लिए होल्ड करें, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस डीप रखना चाहिए, है ना। 15% करेक्शन यूजुअल है, कोई बड़ा करेक्शन। और ऐसे सिचुएशन में जब कि आप एक बड़े टारगेट के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करें, तो आपको स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में ये करना चाहिए कि आपको ब्रेक इवन पे, जैसे मेरा 467 का मान लीजिए एंट्री है, तो इसमें वैसे तो अभी मैं एग्जिट कर चुका हूँ उसको, यदि वो वापस सेट होगा तो मैं वापस बाय करूँगा, है ना। लेकिन आपको ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा के और वेट करना चाहिए स्टॉक। ठीक है, दूसरा तरीका है कि जैसे अब ये बिग राउंड नंबर तक आया, उसके पहले से यहाँ से मूव हो गया, है ना, दोबारा वापस आया बुल रहा है, लेकिन 20 पे आ रहा है और राउंड नंबर पे, दो चीजें आपस में कॉन्फ्लुएंस में। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मतलब जैसे जो आपका ये है 500 जैसे राउंड नंबर, तो 500 के नीचे 485, 490 यहाँ स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्राइस यदि यूजुअली क्या है कि राउंड नंबर पे एंट्रीज होगी, प्राइस जब वापस आएगा तो वो जो एंट्रीज है, जो लोग इस तरह सोचेंगे कि वो 500 के नीचे यदि प्राइस आएगा तो मैं बाय करूंगा, है ना, वो बाइंग डिमांड उस लेवल को डिफेंड करेगी। तो यूजुअली क्या करना चाहिए कि सफिशिएंट रूम दीजिए। 10% रूम देना ये मूर्खता की बात है, जबकि आपका स्टॉक जो है वो चल रहा है और वो ऑलरेडी एक एक्सटेंडेड रन दे चुका है ना। 10% स्टॉक आराम से करेक्ट हो जाएगा और आप या तो सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ कीजिए, नहीं तो आप सेलिंग इनटू वीकनेस यदि कर रहे हैं तो फिर उसको सफिशिएंट रूम दीजिए ताकि वो पुल बैक हो, सेट हो और फिर वो वापस अप ट्रेंड में जाए ना। बहुत कम रूम देने से स्टॉक ढंग से एक्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ डिक्शन का चार्ट दिखा रहा था क्योंकि आउट परफॉर्मेंस के बारे में एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए। हाँ, अब हम लोग डिक्शन के चार्ट में इस पॉइंट को देखेंगे, ये जो एक बड़ा सा कप एंड हैंडल बना है ड्यूरिंग कोरोना वायरस की क्रैश। ठीक है, इसके लिए मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन को यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन को कैसे यूज करना है, इसके बारे में भी एक आइडिया होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ, ये पीक था, मैं यहाँ एक मार्क कर दूंगा, ये पीक था, मैं यहाँ एक लाइन मार्क कर दूंगा रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी टेक्निकल एनालिसिस के सिमिलर टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं इस पीक से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली, इसका कलर मैं कुछ और कर देता हूँ जो दिखे बेटर। ठीक है, ये रेड कलर। अब मैं इस पीक से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों के ब्रेकआउट पॉइंट को मार्क कीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो लाइन है वो यहाँ न्यू हाई बनाती है। ठीक है, और जो स्टॉक है वो यहाँ न्यू हाई बनाता है, यहाँ पे से। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टॉक ने जब रिलेटिव स्ट्रेंथ पे न्यू हाई बनाया तो वो ये पॉइंट था जहाँ की रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन ने एक न्यू हाई दे दिया आपको। ठीक है, जबकि प्राइस फर्दर डाउन हुई, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो कंपेयर करता है आपके स्टॉक के परफॉर्मेंस को इंडेक्स के परफॉर्मेंस से। ये शो कर रहा है कि स्टॉक इंडेक्स से कम गिर रहा है ना, तब रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन न्यू हाइज बना रही है जबकि स्टॉक डाउन जा रहा है, ये डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि स्टॉक मार्केट के फॉल को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि मार्केट जैसे, और जब एक स्टॉक मार्केट के फॉल को रेजिस्ट करता है तो क्या होता है कि जैसे ही मार्केट रिकवर करता है वो बहुत ही फास्ट शूट अप देता है। ये सेम कैरेक्टरिस्टिक हम लोग आरती ड्रग्स के चार्ट में देखेंगे, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ग्रैनुअल्स के चार्ट में देखेंगे, है ना, और ये सेम कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिफरेंट चार्ट्स में देखेंगे। जो भी स्टॉक आज के डेट में लीड कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स को छोड़ के, जैसे लॉरस लैब्स जो कि डाउन ही था ऑलरेडी उस समय में और उसका रन बाद में शुरू हुआ, उसमें हम लोग देखें तो हम लोग ये सेम कैरेक्टरिस्टिक को बार बार ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस डाउन में डाइवर्जेंस है प्राइस और रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन में,
और प्राइस के पैटर्न को ब्रेकआउट करने से पहले आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन न्यू हाई पे, या आपको बता रहा है कि स्टॉक जो बेसिंग कर रहा है उसका रीजन ये है कि शायद वो मार्केट की कंडीशन की वजह से बेस कर रहा है, और जैसे ही मार्केट सेट होगा वो वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं आउट परफॉर्मेंस को देखने के लिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, मार्केट डाउन है, यदि मार्केट डाउन है तो हम लोग 2-3 काम कर सकते हैं मार्केट स्मिथ इंडिया को यूज करके। पहला ये कर सकते हैं कि हम लोग मार्केट स्मिथ इंडिया में लीडिंग स्टॉक्स को चुने जो कि RS रेटिंग वाइज टॉप पे हो। ठीक है, जैसे 80-90 पे जो जो स्टॉक्स हैं उनको सिलेक्ट करें, और जब मार्केट डाउन हो तो ये चीज देखिए कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन और प्राइस के बीच में डाइवर्जेंस है और रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन न्यू हाई बना रहा है, उन सारे के नाम को नोट करके रख लीजिए। फिर जब मार्केट रिकवरी होगी तो उस सब में हम लोग ट्रेडेबल, यदि वो बेसिस ब्रेक करेंगे तो हम लोग उसको बाय करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छे एक्चुअल लीडर्स जो है ये तब पता चलता है जबकि मार्केट डाउन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जनरल मार्केट हम लोगों के पोर्टफोलियो को इफेक्ट तो करता ही, लेकिन जब आप लीडिंग स्टॉक्स को चुनते हैं जो डेस्परेट होते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं मार्केट के फॉल को, जो डेस्परेट होते हैं ऊपर जाने के लिए, है ना, वो ऑफन क्या है कि वो काफी सेफर ट्रेड्स होते हैं और वो काफी हाई पोटेंशियल के ट्रेड्स होते हैं। इफ अ स्टॉक हैज ओपन हाई एंड अ लार्ज अपर विक एंड गुड वॉल्यूम ऑन अ पार्टिकुलर डे, हाउ डू वी प्रोसीड टू मैनेज द ट्रेड? ओपन हाई हो, ठीक है, लार्ज अपर विक हो, अच्छा ओपन हाई होगा तब तो लार्ज अपर विक नहीं, हाँ तब तो लार्ज अपर विक नहीं होगा और गुड वॉल्यूम। एक्चुअली आप एक नेगेटिव कैंडल की बात करें, ये वंशी जी का क्वेश्चन था, आप एक नेगेटिव कैंडल की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव कैंडल से आपके ट्रेड में बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है जब एक सिंगल कैंडल से, क्योंकि आपको कंटेक्स्ट देखना है किस कंटेक्स्ट में वो कैंडल आ रहा है ना। यदि कंटेक्स्ट वाइज भी आपको नेगेटिव लग रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टॉक कितना बेरिश, यदि ओपन हाई है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, ठीक है, रेड कलर का कैंडल है, ओपन हाई है, लेकिन उसमें सपोज कि एक विक है, ठीक है, ओपन हाई तो है, बेरिश है, लेकिन उसमें विक ये बता रहा है कि प्राइस जो है वो नीचे से रिवर्स भी हुई है। ठीक है, तो ये आपके ओपन हाई के नेगेटिविटी को काफी रिड्यूस कर देगा। फिर क्या होता है, यदि आपको स्टॉक में अदर मान लीजिए ओपन हाई या प्राइस गैप डाउन भी हो रही है, वाइड रेंज बार दे रही है और प्राइस तेजी से डाउन जा रही है, इसका मतलब है कि काफी बेरिश सिचुएशन है। तो क्या कि ये कॉन्टेक्स्ट के बिना ये बताना कि ओपन हाई रहे और हाई वॉल्यूम रहे तो उसको कैसे ट्रेड करना, एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि यहाँ पे देखना है। कैंडलस्टिक सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, फिर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैंडल का साइज क्या है, नेगेटिविटी वो कितनी डाल पा रहा है। तो अब दूसरा है कि what are the things to look for a stock in post buying, like what to look out for in terms of price action, number of green days and red days। तो तो क्या है कि एक्चुअली हम लोग अच्छा एक्शन देखना चाहते हैं, फॉलो अप बाइंग देखना चाहते हैं सबसे पहले, है ना। तो जब आप पोस्ट बाइंग की बात करेंगे तो आप चाहेंगे कि ब्रेकआउट के बाद आपको फॉलो अप बाइंग मिले स्टॉक, मतलब कि आपको 2-3 दिन 4 दिन 2 हफ्ता शुरुआत का एक पोजिशनल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप चाहते हैं कि प्राइस आपके बाइंग पॉइंट से एज फार एज पॉसिबल इमीडिएटली निकल जाए। ठीक है, तो उसमें कंटिन्यूअस बाइंग आपको चाहिए ताकि प्राइस जो है वो दूर तक निकल सके, है ना, और आप चाहते हैं कि हाई वॉल्यूम पे बाइंग आए। फिर आप क्या होता है कि स्टॉक जब थोड़ी दूर निकल जाए तो ये ऑब्वियस है कि उसमें नेचुरल रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट मार्क मिनर्विनी ने अपने बुक थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन में शेयर कर रखे, उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स शेयर किए पोस्ट एंट्री एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो जब प्राइस दूर निकल जाता है तो आप ऑब्वियस है कि एक लेवल के बाद आप देखेंगे प्राइस पुल बैक दिखा, इसको वो नेचुरल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक नेचुरल एक्शन है कि स्टॉक का। ठीक है, प्राइस रेस्ट लेता है, और जब आपको एक नेचुरल रिएक्शन आता है तो मैं उससे बोलता हूँ कि आप करेक्टिव मूव के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, मतलब कि आपको लो वॉल्यूम पे पुल बैक आना चाहिए और छोटे छोटे कैंडल्स आनी चाहिए कंपैरेटिव टू जो ग्रीन कैंडल्स थे जिससे कि मूव शुरू हुआ था, उसकी कंपैरेटिवली छोटे कैंडल्स आनी चाहिए, पुल बैक किसी मूविंग एवरेज पे आके उसको रिस्पेक्ट करे, ऐसी चीजें चाहते हैं। और जो आपका बाइंग रिजम्पशन हो उसमें आप वापस बड़े कैंडल्स देखना चाहते हैं जो कि वाइड रेंज बार्स होंगे, अच्छे ग्रीन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग्स होंगी उनकी, वॉल्यूम पे कब करेगा, कंपैरेटिवली जो रेड कैंडल का वॉल्यूम था उसके कंपैरेटिवली काफी अच्छा वॉल्यूम रहेगा।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि आप एक अच्छे पोस्ट बाइंग एक्शन को देख रहे हैं। नंबर ऑफ ग्रीन डेज एंड नंबर ऑफ रेड डेज भी इसी में एक ही कैरेक्टरिस्टिक इसी टाइप का, जैसे ये एक पुल बैक और टेनिस बॉल एक्शन का मैंने आपको नेचुरल रिएक्शन टेनिस बॉल एक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक बताया फॉलो बाइंग का, तो एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को काउंट भी किया जाता है फर्स्ट 2 वीक में कि कितने ग्रीन और कितने रेड आर। यूजुअली हम लोग चाहते हैं कि प्राइस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे, उसमें आप कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप वही क्राइटेरिया यूज करें जो कि बताएगा, है ना। बस आपको एक्शन सही मिलना चाहिए, है ना। एक एक्शन जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक स्टॉक ब्रेकआउट देता है और क्या करते हैं कि एक बड़ा स्पाइक देता है, ठीक है। जैसे ये कोई ये था, ठीक है, ये सपोज कि एक VCP का कैरेक्टरिस्टिक स्टॉक क्या करेगा कि इस पॉइंट पे एक बड़ा कैंडल दे देगा ग्रीन कलर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जितने कैंडल आएंगे वो इसके उसको कभी फॉलो अप बाइंग नहीं मिलेगा और ये सिर्फ उसके एरिया को अप्रोच करते। मैं ऐसे स्पाइकी मूव्स पसंद नहीं करता हूँ ट्रेड में। मैं जब भी देखता हूँ ट्रेड को ऐसे सारे स्टॉक्स को रिजेक्ट करता हूँ जो एक या दो कैंडल में ही सारा मूवमेंट आया है ना। एक ट्रेंड अच्छा तब होता है जब उसमें बहुत सारे लेग्स हों और काफी दिन तक कंटिन्यूअस बाइंग दिखे और उसमें सिस्टमैटिक पुलबैक्स हैं, ऑर्डरली पुलबैक्स हैं, वापस बाइंग रिजम्पशन हो, तो आप एक अच्छे ट्रेंड से डील करें। आप स्पाइक्स देख रहे हैं मतलब आप अच्छे ट्रेंड से डील नहीं कर रहे हैं। आई थिंक कि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पेंडिंग हैं, तो सारे तो मुझे लगता है कि 2 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सारे को एड्रेस कर सकते हैं। तो कुछ जो सेशन बचे रहेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में एड्रेस करेंगे। इफ हम लोगों को मल्टीपल ओपन हाई डेज हो पोस्ट बाइंग का स्टॉक, हाउ डू वी मैनेज द ट्रेड। यदि आपको रिस्क लग रहा है, ओपन हाई है, प्राइस नेगेटिव है, आपका पूरा मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी नेगेटिव लग रहा है, तो आपको अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर लेना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेलिंग कि आप पूरा स्टॉक एग्जिट कर दें, पोजीशन को रिड्यूस कर लीजिए। जब सिचुएशन बेटर होगी हम लोग वापस से पोजीशन को इनिशिएट कर लेंगे। यदि स्पेसिफिक चार्ट मुझे यहाँ कोई मिलता तो मैं ये करता कि मैं उस चार्ट पे आपको कैसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एड्रेस करें ये चीज़ मैं बता पाता, ठीक है। तो कुछ नए रिस्पांस हम लोगों को इधर भी मिले हैं, 1-2 रिस्पांस मिले हैं। मुझे लगता है कि उन 2 जो रिसेंट रिस्पांस है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है और आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। जो क्वेश्चंस हो वो जरूर मैं ले सकता हूँ, मुझे क्वेश्चंस यदि कोई होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट बाइंग व्हाट वी नीड टू कंसीडर, आपका भी क्वेश्चन पोस्ट बाइंग के का है। पोस्ट बाइंग के कुछ क्राइटेरियाज मैंने कवर किए, कुछ चीज़ें आपको मार्क मिनरविनी के बुक्स में मिल जाएंगी। जो चीज़ें एक्चुअली क्या है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखना चाहते हैं, ये चीज़ें जो आप पोस्ट बाइंग में देखना चाहते हैं। स्टॉक बाइंग के कई तरीके हो सकते हैं। यूजुअली मल्टीपल कैंडल की बाइंग में मैंने जैसे बताया कि मल्टीपल कैंडल की बाइंग आप देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंगल डे स्पाइक सॉर्ट ऑफ थिंग है ना। After breakout, stock goes up by 3-4%, then market falls, stock corrects to 0 या minus 3-4-5% and the stop gets hit. Is it good to book 4% or should we allow it to go 3-4%? It is paining to lose 4% gain and go into loss. अच्छा, 4% gain बहुत छोटा है, ठीक है। 4% गेन को आप बुक करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचे, ठीक है, क्योंकि आप बारंबार 4% गेन बुक करें तो आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो कभी भी सही ट्रेड नहीं होगा। आपको स्टॉक को टाइम देना पड़ेगा कि है ना। तो मैं यही बात बोलूंगा कि आपको यदि ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ठीक है, वैसे भी आप 3 से 5% की बात करें तो आप काफी कम इसकी बात करें। मैं यूजुअल स्टॉप लॉस 8% के आसपास रखना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बात बोलूंगा कि 3 से 5% की कलेक्शन में बॉदर मत कीजिए, 4% कोई गेन नहीं है ना। थोड़ा सा गेन को थोड़ा सा बढ़ाइए, 20% के आसपास गेन, 10% के आसपास लॉस, इसके बीच में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें क्या होता है, मैं देखता हूँ कि विनर्स जो होते हैं जो पोर्टफोलियो पे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं वो मुट्ठी भर होते हैं, ठीक है, और जो लूजर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली विनर्स से ज्यादा होते हैं, है ना, नंबर में। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड वाइज हम लोग उनको बेटर मैनेज करते हैं। लेकिन कई ऐसे स्टॉक होते हैं जो आपको छोटा सा गेन, जैसे 1% गेन, 2%, 3% गेन, स्टॉक ढंग से मूव नहीं कर रहा, आपने बेच दिया निकल गया उससे, ठीक है, या 2-3% का लॉस। ऐसे ट्रेड की संख्या करीब 40-50% आपके जर्नल में रहती है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि 3-4% से कोई बॉदर होने की जरूरत नहीं, ना अपसाइड में ना डाउन साइड। थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए कि आप 5% के बजाय 8% के आसपास लॉस रखिए,
कि 8-10% जहाँ पे आपको स्विंग लो मिल जाए, या जो भी आप स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का तरीका यूज़ करते हैं उसको यूज़ कीजिए। और दूसरा बात मैं ये बात बोलूँगा कि जो गेन है, गेन अराउंड 20% का रखिए, 4-5% कोई गेन नहीं है। इसको बुक करने से आपका पोर्टफोलियो कहीं नहीं पहुंचेगा। स्टॉक को सफिशिएंट टाइम दीजिए और रूम दीजिए। होता क्या है, यदि हम लोग छोटे-छोटे गेन्स बुक करेंगे तो विन रेट बढ़ जाएगा, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो कम आएगा। रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे हम लोग मार खाएंगे, है ना। प्रॉफिट टू लॉस रेशियो खराब होगा। यदि आप विन रेट पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो प्रॉफिट टू लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप डिसाइसिव एंट्रीज, डिसाइसिव एग्जिट्स लेंगे, है ना। तो विन रेट आपका कम हो सकता है, 30-40% हो सकता है, लेकिन जो विनिंग होगी वो लॉस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगी। 4 आवर, 5 आवर, 10 आवर ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आपके लॉसेस को एड्रेस कर लेगा, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा उसको बढ़ाइए और उसको मैनेज कर लीजिए। आपका क्वेश्चन है वीसीपी के बारे में, वीसीपी के बारे में मोटा मोटी तो मैंने कई जगह मेरी बातों में वीसीपी का काफ़ी जिक्र है, और लिस्ट यदि कोई खास क्वेश्चन रहेगा वीसीपी के बारे में, थोड़ा डिस्कशन हम लोगों ने वहाँ भी किया था जो अपना ग्रुप था। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट नहीं जिसको कि मैं अगले 2-3 मिनट में एड्रेस कर सकूँ, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक सेशन में, जो नेक्स्ट सेशन है मार्केट स्ट्रक्चर, मूविंग एवरेजेस, यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो उस सेशन में हम इस कंसेप्ट के बारे में आपके इस क्वेरी को एड्रेस करें, ठीक है। तो आज का सेशन मुझे लगता है कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। यदि किसी के पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा, ठीक है। क्या आपको कुछ बात बोलनी हो या आपको फीडबैक देना हो तो भी आप बोल सकते हैं, अनम्यूट करके अपने को और अपनी बात को शेयर कीजिए। किसी को कुछ कहना है? हेलो, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोगों के पास कुछ शेयर करने के लिए। यदि आपको फिर भी कुछ कहना हो आप गूगल फॉर्म में लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे। मेरी मेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेल आईडी आपको ट्विटर के इसमें मिल जाएगी, chirag@swinkasultan.com। आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपकी जो क्वेरीज, जो आपके रिस्पॉन्स होंगे, फीडबैक होंगे, हम लोगों को क्या ऐड करना चाहिए और क्या चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट्स यदि आप चाहते हैं, आप बेझिझक होकर शेयर कीजिए। जो भी नेसेसरी और सही अच्छे सजेशंस हों उसको हम लेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, है ना, क्योंकि मुझे भी आगे कुछ वर्क है। और आगे के सेशन में जो बची हुई क्वेरीज हैं उसको एड्रेस कर लें, और जो टॉपिक्स हम लोगों ने फिक्स किए जैसे मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, मूविंग एवरेजेस, इसके ऊपर एक छोटा सेशन हम लोग प्लान कर लेंगे। नेक्स्ट ग्रुप टॉक में हम लोग बात कर लेंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सेशन रहा उससे आपको काफ़ी मतलब कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है ना। बाकी तो आपके फीडबैक से पता चलेगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मैं फीडबैक दीजिए। फीडबैक बेटर करने के लिए मतलब कि उत्साहित भी करता है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि यदि आपको कोई इम्प्रूवमेंट आप सोचते हैं कि होना चाहिए तो उसके लिए भी हेल्प करता है। तो मैं सेशन आज का कंक्लूड करता हूँ। दिन आपका अच्छा हो ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है ना।